सो हेलो एवरीवन, जो आपके प्रीलिम्स के लिए मॉडल पेपर 3 का सॉल्यूशन आज हम लोग लेके आ गए। पेपर 1 और पेपर 2 का सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। बेसिकली आपके लिए जो बुक आई थी, जो 10 एफएलटीज जिसमें आपको टोटल दिखाई दे रही थी, इसमें 1000 के अराउंड आपके पास क्वेश्चंस थे। तो उसी का मॉडल पेपर सॉल्यूशंस आपके पास हम रेगुलर लेके आ रहे हैं, जिसमें हमारा थर्ड सॉल्यूशन है और होपफुली आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है एमपी जीके का जो स्लॉट है वो मैं आपको करवा देता हूँ यहाँ। जो पहला क्वेश्चन था, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको इतने से पढ़ा रहा हूं तो मैं बार बार यही बोलता हूं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इन टर्म्स को थोड़ा अच्छे से याद रखना है। जैसे कि उसने लिख दिया इनकरेक्ट या असंगत, तो जैसे ही आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को देखा तो आपको याद रखना है कि मुझे इनकरेक्ट को लेना है, ना कि करेक्ट को लेना है। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है आपके पास, मोरेना इज एडजेसेंट टू द बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। बिल्कुल, मोरेना आपके एमपी का सबसे नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। अलीराजपुर इज एडजेसेंट टू द बॉर्डर्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। बिल्कुल, अलीराजपुर महाराष्ट्र और गुजरात से बॉर्डर शेयर करेगा। सिंगरौली इज एडजेसेंट टू द बॉर्डर्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड झाबुआ इज एडजेसेंट टू द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड राजस्थान। जब हम यहाँ पर एमपी के मैप को बना के अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो इसको शायद हम लोग ज़्यादा बेहतरी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, आपका यहाँ मुरैना यहाँ रहा, तो मुरैना ने बॉर्डर शेयर कर दी किसके साथ? उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ। आपका अलीराजपुर कहाँ रहा? तो आपका अलीराजपुर जो है यहाँ रहा। अलीराजपुर ने बॉर्डर शेयर कर ली किसके साथ? महाराष्ट्र के साथ और गुजरात के साथ। फिर आपने देखा सिंगरौली जो है किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? सिंगरौली आपका यहाँ पड़ता है, तो सिंगरौली ने आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बॉर्डर शेयर कर ली। और झाबुआ जिला आपका यहाँ पड़ेगा, तो झाबुआ जिला जो बॉर्डर शेयर करता है वो करता है गुजरात और राजस्थान के साथ, लेकिन यहाँ पे लिखा है महाराष्ट्र एंड राजस्थान। तो आप देखोगे कि जो झाबुआ है वो महाराष्ट्र से तो बॉर्डर शेयर कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके नीचे अलीराजपुर है, महाराष्ट्र की बॉर्डर यहीं खत्म हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर वही होगा जो इनकरेक्ट है, मतलब आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा कि झाबुआ की बॉर्डर जो है महाराष्ट्र से नहीं लगती, झाबुआ अपनी बॉर्डर शेयर करता है गुजरात और राजस्थान के साथ। ठीक रहेगी इतनी बातें याद। और इसी हम झाबुआ से अगर बात करते हैं तो झाबुआ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं, मयूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी में कहां पर है? तो मयूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके झाबुआ में है। कड़कनाथ जिसको जीआई टैग मिला था, कौन से ईयर में कड़कनाथ को जीआई टैग मिला था? 2018 में। तो कड़कनाथ भी आपको झाबुआ में दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस स्थान पर कार्बन फ्लक्स टावर लगाया गया? कार्बन फ्लक्स टावर जो इसरो की हेल्प से लगाया गया था, और ये जो इसरो की हेल्प से जो कार्बन फ्लक्स टावर लगा है मध्य प्रदेश में कहाँ लगा हुआ है? क्या इंदौर में लगा है क्या नहीं? क्या बैतूल में लगा है क्या देखेंगे? क्या पन्ना में लगा है क्या नहीं? इसका करेक्ट आंसर जो आएगा मध्य प्रदेश का बैतूल डिस्ट्रिक्ट। तो कार्बन फ्लक्स टावर कहाँ लगा हुआ है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। और अगर हम बैतूल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड 2-3 फैक्ट देखें तो मध्य प्रदेश में भूतों का मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश में जो भूतों का मेला है वो मध्य प्रदेश के एमपी के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में लगता है। एमपी में जो भोपाली मेला है, तो भोपाली मेला कहाँ लगता है? भोपाली मेला ही मध्य प्रदेश में बैतूल डिस्ट्रिक्ट में लगता है। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट एमपी में कहाँ पर है? तो सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट बैतूल डिस्ट्रिक्ट के सारनी में सिचुएटेड है। पाथाखेड़ा कोल माइंस कहाँ पर है? तो पाथाखेड़ा कोल माइंस मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। पाथाखेड़ा कोलफील्ड्स कहाँ है? पाथाखेड़ा कोलफील्ड्स मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। बैतूल डिस्ट्रिक्ट कौन सी ट्राइब के लिए जाना जाता है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट कोरकू ट्राइब के लिए जाना जाता है। कुकरू हिल्स मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो कुकरू की पहाड़ियां या कुकरू हिल्स मध्य प्रदेश में कहां पर है? बैतूल में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र कॉफी प्रोडक्शन करने वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र कॉफी प्रोडक्शन करने वाला जिला भी कौन सा है? बैतूल है। एचएमटी वॉच फैक्ट्री मध्य प्रदेश के कौन से जिले में लगी हुई है? तो एचएमटी वॉच फैक्ट्री मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? बैतूल जिले में आपको दिखाई देती है। तो बैतूल जिला, इतने सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पे देखे जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम परियत्र माउंटेन? परियत्र माउंटेन से कौन सी नदी निकलती है? क्वेश्चन अपने आप में बहुत टफ है, मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। जैसे कि हम बात करते हैं शिप्रा, नर्मदा, ताप्ती, सोन, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जो है शिप्रा ही इसका करेक्ट आंसर है। अब आप बोलोगे कि शिप्रा तो काकरीबर्डी हिल से निकलती है, तो हिल भली, हिल्स मतलब एक पूरी हिल बनी हुई है, रेंज बनी हुई है। उस काकरीबर्डी हिल्स में एक माउंटेन है, एक पहाड़ी है जिसका नाम है परियत्र माउंटेन, वहां से आपकी शिप्रा रिवर निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर चले आएगा शिप्रा। शिप्रा बेसिकली हम लोग देखते हैं तो शिप्रा कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है? शिप्रा जो है आपकी चंबल रिवर को ज्वाइन करती है। शिप्रा मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकलती है? शिप्रा मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, जिसमें काकरीबर्डी हिल्स का परियत्र माउंटेन है, वहां से निकलती है। नर्मदा शिप्रा लिंक प्रोजेक्ट कब कंप्लीट किया गया? नर्मदा शिप्रा लिंक प्रोजेक्ट 2012 में कंप्लीट किया गया। फिर यहीं से आप देखते हो कि जो शिप्रा रिवर है उसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम क्या है? कान।
कान, सिप्रा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है उसका नाम क्या है, कान रिवर, और गंभीर रिवर भी इसकी ट्रिब्यूटरी के तौर पे आपको दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन जो है ऐसे, इन विच डिस्ट्रिक्ट द स्लोप ऑफ मालवा प्लेट्यू। सबसे पहले क्वेश्चन में सब कुछ दिया है, क्वेश्चन में जो पहली चीज दी है मालवा प्लेट्यू को याद रखिए। दूसरा पार्ट क्या पूछा उसने, ढाल, ढाल मतलब स्लोप। तो मालवा प्लेट्यू की ढाल किस टाइप है या स्लोप किस टाइप है। तो जब भी आप मालवा प्लेट्यू को देखोगे तो मालवा प्लेट्यू का स्लोप आपको नदन साइड दिखाई देगा। इसलिए आप देखते हो कि मालवा प्लेट्यू से देखो जितनी भी निकलने वाली नदियां हैं हमेशा नॉर्थ में क्यों जाती है, साउथ में आना चाहिए था, क्योंकि स्लोप कहाँ है मालवा प्लेट्यू का, नॉर्थ में है। इसको बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक से उससे कर लेते हैं कि मालवा प्लेट्यू से जितनी भी नदियां निकल रही हो वो कहाँ जाती है, वो नॉर्थ की तरफ जाती है। इसलिए मालवा प्लेट्यू का स्लोप नॉर्थ में होगा। कहीं नॉर्थ लिखा है क्या, बिल्कुल लिखा हुआ है, ये रहा नॉर्थ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। मालवा प्लेट्यू की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल डिवीजन है। मध्य प्रदेश का क्या है, लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल डिवीजन कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का जो लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल डिवीजन है वो आपका मालवा प्लेट्यू है। जो कितना परसेंट एरिया कवर करता है, जो 28% के आसपास जो एरिया है उसको ये मालवा प्लेट्यू आपका कवर कर रहा है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। मालवा प्लेट्यू में एक बहुत ही फेमस लोकल विंड चलती है जिसको कहा जाता है शब ए मालवा। मालवा प्लेट्यू की जो फेमस लोकल विंड चलती है उसको क्या कहा जाता है, उसको शब ए मालवा के नाम से भी कहा जाता है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। तो मालवा प्लेट्यू क्या है, मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल डिवीजन है, इसको शब ए मालवा के नाम से भी, और यहाँ पर एक लोकल विंड चलती है शब ए मालवा ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडव घाट तथा कोराई नामक जलप्रपात, एक कौन सा है, पांडव घाट और कोराई वाटरफॉल कहाँ पर है। तो जैसे ही हम बात करते हैं नर्मदा के ऊपर तो हमको कपिल धारा, दुग्ध धारा है ना, सहस्त्र धारा, ये वाटरफॉल दिखाई देता है, ये तो नहीं है। धसान रिवर के ऊपर भी नहीं है। तवा रिवर के ऊपर कोई वाटरफॉल नहीं दिखता। आंसर क्या है, इसका आंसर है केन रिवर। केन रिवर की जब हम बात करते हैं तो केन रिवर को हम लोग एक और नाम से कहते हैं, केन का एक और नाम क्या है, कर्णावती। केन रिवर को हम लोग किस नाम से कहते हैं, कर्णावती। जब हम केन रिवर की बात करते हैं तो केन रिवर मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, केन रिवर मध्य प्रदेश के कटनी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। केन रिवर किसको ज्वाइन करती है, तो केन रिवर यमुना रिवर को ज्वाइन करती है। इसी केन रिवर की जब हम ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो उर्मिल, बाना, बघनेरी, ये केन की ट्रिब्यूटरी है। केन रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, उर्मिल, बाना और बघनेरी, ये सब आपको केन रिवर की ट्रिब्यूटरी दिखेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, डी चले आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ चंबल रिवर। पहले ऑप्शन में देखा चंबल नदी की टोटल लेंथ कितनी है, 780 किलोमीटर। क्या 780 किलोमीटर है क्या, तो 780 किलोमीटर तो सोन रिवर की लेंथ है। ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ये नहीं होगा। 1077 किलोमीटर, ये तो नर्मदा की लेंथ है, कहां पर, एमपी में। ये तो नर्मदा की लेंथ है कहां पर, मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया। अब बचा ऑप्शन बी और सी, है ना। तो दो तो एलिमिनेशन मेथड से कर दिया। ऑप्शन सी इसका आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर जो है 965 किलोमीटर। और जैसे ही जब हम चंबल रिवर की बात करते हैं तो ये जो आपकी चंबल रिवर है कहां से निकलती है, तो चंबल रिवर जो है आपकी जानापाव हिल्स, कौन से हिल्स, जानापाव हिल्स। जानापाव हिल मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जानापाव हिल मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो जानापाव हिल इंदौर से आपकी चंबल रिवर निकलती है। चंबल रिवर की जब आप ट्रिब्यूटरी की बात करोगे, शिप्रा, पार्वती, काली सिंध, बनास चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है। लेंथ आप 965 किलोमीटर देखोगे। मध्य प्रदेश का पहला मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया, तो मध्य प्रदेश का पहला मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ, चंबल नदी के ऊपर। 1953 में इस डैम को बनाना स्टार्ट किया था और इसका जो पहला डैम था कौन था, गांधी सागर डैम। तो ये भी याद रखिएगा। और इसी चंबल नदी के बैंक्स पे हमको एक बहुत ही मेजर सिटी है उज्जैन की, नागदा सिटी, वो आपको चंबल रिवर के बैंक्स पे दिखाई देती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, चंबल रिवर जाएगा, जिसको चरमावती के नाम से भी कहते हैं। और चंबल रिवर की लेंथ 965 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब जा रहा है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश सिंगोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड। सिंगोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है या कहां पर है। जैसे कि आप देखते हो सबसे पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। मंडला में तो सिंगोरी नहीं है, मंडला में तो हमको दिखाई देती है फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सी, फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मंडला। डिंडोरी में भी नहीं दिखाई देती, डिंडोरी में भी नहीं है। डिंडोरी में तो हमको कौन सा दिखाई देता है, फॉसिल नेशनल पार्क आपका डिंडोरी। फिर आपको पन्ना, तो पन्ना में भी आपको नहीं दिखाई देगा। पन्ना में तो गंगोह और पन्ना में आपको पन्ना नेशनल पार्क दिखाई देगा। ऑप्शन में अब रायसेन दिख रहा है, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर आप देखोगे रायसेन। तो ये जो आपकी सिंगोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सिचुएटेड है। और इसी सिंगोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको क्या बारना डैम के जो बैक वाटर है वो भी दिखाई देगा। तो इसको याद रखिएगा। मृगेंद्रनाथ की गुफा है वो भी आपको इसी सिंगोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाई देगा। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं।
व्हाट इज द हाइट ऑफ अमरकंटक पीक, अमरकंटक की हाइट कितनी है। जैसे ही हम लोग जब अमरकंटक की बात करते हैं तो अमरकंटक आपका कहाँ सिचुएटेड है, अमरकंटक इज सिचुएटेड इन मैकल हिल्स। अमरकंटक कहाँ है, अमरकंटक जो है मैकल हिल्स में सिचुएटेड है। अमरकंटक की जो हाइट है वो कितनी है 1067 मीटर्स है, कितनी है 106 मीटर्स है। अमरकंटक में जो आपको टेम्पल आर्किटेक्चर दिखता है, अमरकंटक में आपको बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स दिखते हैं उसको किसने बनवाया है, तो उसको लक्ष्मीकर्ण ने बनवाया। कभी आपसे कभी पूछे कि अमरकंटक में जो ग्रुप ऑफ टेम्पल दिखाई देते हैं तो उसको लक्ष्मीकर्ण ने बनवाए हैं, जो कौन सी डायनेस्टी का है, जो कलचुरी डायनेस्टी का रूलर है, तो उसको भी याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या चला गया, इसका करेक्ट आंसर चला गया 1067 मीटर्स, इसका करेक्ट आंसर यहां पर जा रहा है। भले एक क्वेश्चन सॉल्व किया लेकिन 3 फैक्ट एक्स्ट्रा, इसमें लक्ष्मीकर्ण वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला जो है, इन विच डिस्ट्रिक्ट द हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्याचल माउंटेन रेंजेस, विंध्याचल माउंटेन रेंजेस जिसकी हाईएस्ट पीक हमको मध्य प्रदेश में कहाँ दिखाई देती है। जब हम विंध्याचल माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं तो इस विंध्याचल माउंटेन रेंजेस के हम लोग 3 पार्ट देखते हैं। एक तो कौन सा पार्ट आप देखोगे, सिंगार हिल्स, एक कौन सा पार्ट देखोगे, इसका एक पार्ट देखोगे आप सिंगार हिल्स, इसका जो वेस्टर्न पार्ट है सिंगार हिल्स, फिर इसका एक पार्ट है भांडेर हिल्स, फिर इसका एक और पार्ट कौन सा है, इसका एक और पार्ट है भांडेर हिल्स, और फिर इसका एक और पार्ट कौन सा है, कैमूर हिल्स, फिर इसका एक और पार्ट कौन सा है, कैमूर हिल्स। और जब हम विंध्याचल के हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो विंध्याचल का हाईएस्ट पॉइंट जो है उसकी हाइट है 752 मीटर्स, जो मध्य प्रदेश में जिसको कहा जाता है सद्भावना पीक के नाम से, जिसको किस नाम से आना जाता है, सद्भावना पीक के नाम से आना जाता है। और इसका जब आप एक और नाम देखोगे तो इसको कालूमार के नाम से भी आना आता है, किस नाम से, कालूमार पीक के नाम से भी आना आता है। तो कालूमार पीक और सद्भावना पीक मध्य प्रदेश में कहां पर है, ये मध्य प्रदेश के दमोह डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो ये मध्य प्रदेश के दमोह डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। अगला क्वेश्चन यहां देखोगे, कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य विचार कीजिए। मांडू इज इन धार डिस्ट्रिक्ट, मांडू मध्य प्रदेश के धार जिले में है। देयर इज अ हिंडोला महल इन मांडू, मांडू में हिंडोला महल है, बिल्कुल हिंडोला महल, जहाज महल, अशरफी महल, ये सारे शहर महल आपको मांडू मिलेंगे। चूज द करेक्ट आंसर बेस्ड ऑन द अबव सेंटेंस, मतलब हमको क्या चुनना है, हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर चुनना है। तो जैसे कि अपन देखते हैं ओनली 1 इज ट्रू, ओनली 2 इज ट्रू, है ना, बोथ आर ट्रू, है ना, तो हमको यहां से दिख रहा है दोनों ही सही है। मांडू को और किस नाम से जाना जाता है, तो मांडू को शादियाबाद के नाम से भी कहते हैं। मांडू को क्या कहा जाता है, मांडू को कहा जाता है शादियाबाद। मांडू को क्या कहा जाता है, मांडू को कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय, मांडू को हम लोग सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी कहते हैं। इसी मांडू में आपको बहुत सारी जो इमारतें हैं कुछ अलग भी दिखती है, जिसको हम लोग कई वाले टॉपिक्स में अलग अलग समय पे देख चुके हैं, जिसमें आप देखोगे लोहानी केव्स दिखेगा, आपको अशरफी महल दिखेगा, आपको जामी मॉस्क दिखेगा, आपको बाज बहादुर का वो पैलेस दिखेगा, आपको रूपमती मंडप दिखाई देगी, आपको रेवा कुंड दिखाई देगा, ये अलग अलग चीजें भी आपको मांडू में दिखाई दे रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल, 64 योगिनी मंदिर के रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट्स आपके पास है, उसको आपको देखना है ना। तो वो क्या है, जैसे कि पहला, इट इज अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्छप घाट डायनेस्टी, मतलब यह कच्छप घाट राजवंश के समय बना हुआ है, गोलाकार मंदिर है, बिल्कुल ये कच्छप घाट डायनेस्टी के समय पे बना हुआ है जो 64 योगिनी टेम्पल है ना। 64 योगिनी टेम्पल, कच्छप घाट रूलर थे एक देवपाल, कौन से रूलर, कच्छप घाट रूलर थे देवपाल, देवपाल के समय बना है, तो ये फैक्ट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रमोट वैष्णव वर्शिप, बिल्कुल गलत है, ये शैविज्म से एसोसिएटेड है, ये वाला पॉइंट तो गलत हो गया। फिर इट्स डिजाइन हैज बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर एन ओल्ड इंडियन पार्लियामेंट, बिल्कुल भारत के पुराने संसद भवन का जो डिजाइन है यहीं से लिया गया। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 हमें करेक्ट दिखाई देते हैं, तो इसका आंसर क्या चले आएगा, इसका आंसर आप देखोगे बी, इसका आंसर दिखाई देगा 41 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ जीवाजीराव म्यूजियम, जैसे ही हमने यहां से देखा जीवाजीराव म्यूजियम तो हम लोगों को एक बात पता चलती है कि मध्य प्रदेश में एक पैलेस है जिसको हम लोग कहते हैं जय विलास पैलेस। कौन सा पैलेस, जय विलास पैलेस। और ये जो जय विलास पैलेस है ये एमपी में कहां पर है, तो जय विलास पैलेस जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिचुएटेड है। इसको 1874 में बनाया गया था। कब बनाया गया था जय विलास पैलेस को, 1874 ग्वालियर में बनाया गया था। और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे माइकल फिलोज, इसके आर्किटेक्ट कौन थे, माइकल फिलोज इसके आर्किटेक्ट थे। और इस टाइम जो इसको जिन्होंने बनवाया था उनका नाम था जयाजी राव सिंधिया, उनका नाम क्या था, जयाजी राव सिंधिया जी ने बनवाया था। लेकिन बाद में यहाँ पर जीवाजी राव के नाम पे, किसके नाम पे, जीवाजी राव, क्योंकि वो लास्ट रूलर थे ग्वालियर के, उनके नाम पे एक म्यूजियम खोल दिया गया। तो बिल्डिंग तो वही है, तो बिल्डिंग का आर्किटेक्ट कौन होगा, बिल्डिंग का आर्किटेक्ट होगा माइकल फिलोज। और ये बिल्डिंग कहां पर सिचुएटेड है, ये बिल्डिंग सिचुएटेड है, ये जो म्यूजियम है कहां सिचुएटेड है, जय विलास पैलेस ग्वालियर में सिचुएटेड है। तो इसको भी यहां से याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड मोतीवाला। ये जो आपको सिंधिया डायनेस्टी के कुछ रूलर्स दिए हुए हैं उसमें से किस रूलर को मोतीवाला के नाम से भी कहते हैं? महादजी सिंधिया, क्या इनको कहा जाता है? तो महादजी सिंधिया एक ग्रेट वॉरियर थे जिन्होंने ग्वालियर के किले को जीता। महादजी सिंधिया जिन्होंने, आप इनको बोल सकते हो सबसे प्रोमिनेंट रूलर, जिन्होंने आप ट्रीटी ऑफ सालबाई में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल देखते हो आप इनका। मल्हार राव सिंधिया करके तो कोई व्यक्ति नहीं था, इनको तो एक ऑप्शन से कट जाएगा। दौलत राव सिंधिया ये वह व्यक्ति है जिन्होंने राजधानी उज्जैन, आप सभी को पता है सिंधियाओं की अर्लियर कैपिटल उज्जैन थी और फिर 1810 में दौलत राव सिंधिया ने उस कैपिटल को शिफ्ट करके ग्वालियर लेके चले गए थे। और दौलत राव सिंधिया जी को जाना जाता था अपने मिलिट्री टैक्टिक्स के अलावा किसके लिए, कि इन्होंने पर्ल के ट्रेड को बहुत बढ़ावा दिया था और फिर इन्होंने मोती महल भी बनवाया ग्वालियर में। तो इसलिए मोती महल ग्वालियर का किसने बनवाया? दौलत राव सिंधिया ने। तो मोतीवाला किसको कहा जाएगा? तो मोतीवाला जो है दौलत राव सिंधिया जी को कहा जाता है। तो 43 का आंसर क्या हो गया? 43 का आंसर आप सी देखोगे फिर तो इसका आंसर क्या है? दौलत राव सिंधिया। तो इसको भी याद रखिएगा। जयाजीराव सिंधिया, मैंने अभी आपको बताया कि जय विलास पैलेस 1874 में जयाजीराव सिंधिया जी के टाइम पे बना था। चलिए आगे चलते हैं। बाय वॉट नेम इज नवरत्न, ये नर रत्न कर दिया है, नवरत्न के नाम से बोला जाता है। नवरत्न टेम्पल को अब हम किस नाम से कहते हैं? नवरत्न टेम्पल जिसको 1923 में नवरत्न टेम्पल का कंस्ट्रक्शन इंदौर के जो महाराज थे होलकर डायनेस्टी के तुकोजीराव III, कौन? तुकोजीराव III ने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। बाद में इसको अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको क्या कर दिया गया? केंद्रीय संग्रहालय। तो 44 का क्या आंसर चला गया? 44 का जो आंसर चला गया ए चला गया। तो याद रखिएगा इसको अब किस नाम से आना आता है? इसको केंद्रीय संग्रहालय के नाम से भी जाना आता है। तो आपका ये नवरत्न टेम्पल है जिसको हम लोग किस नाम से? केंद्रीय संग्रहालय के नाम से भी कहते हैं। फिर बोधन दुआ वॉज द कमांडर ऑफ विच किंग? बोधन दुआ इनमें से कौन से राजा का कमांडर था? पहली बात है बोधन दुआ कौन था? 1857 के रिवोल्ट में बुंदेलखंड के रीजन से जब क्रांति हुई तो वहां पर एक मिलिट्री कमांडर थे बोधन दुआ जिन्होंने अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। और ये जो बोधन दुआ थे, ये जो मिलिट्री कमांडर थे किसके थे? तो ये जो आप मिलिट्री कमांडर इनके देखते हो तो एक रूलर थे शाहगढ़ के रूलर बख्तावली। कहाँ के रूलर? पहला फैक्ट तो यहाँ से याद रखना कि शाहगढ़ के रूलर थे राजा बख्तावली। तो उसका मिलिट्री कमांडर था कौन? बोधन दुआ। और इसने कब पार्टिसिपेट किया था? इसने 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है किंग हृदय शाह ऑफ हीरापुर, इन्होंने बुंदेला रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, ये भी 1857 रिवोल्ट से संबंधित है। वेयर डिड द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड? मध्य प्रदेश में 1857 क्रांति कहाँ से चालू हुई? तो मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति 3 जून, कब? 3 जून 1857 को, 3 जून 1857 नीमच से स्टार्ट हुई। 3 जून 1857 नीमच से ये जो क्रांति स्टार्ट हुई थी 1857 की, और इसको स्टार्ट किया था मोहम्मद अली बेग। किसने स्टार्ट किया था नीमच से? मोहम्मद अली बेग जी ने इसको नीमच से स्टार्ट किया था। तो मध्य प्रदेश में 1857 क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? नीमच से हुआ 3 जून 1857 को। और यहाँ से जो आंसर है यहाँ पर आपका चला गया नीमच छावनी। और उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो उस व्यक्ति का नाम आप देखते हो मोहम्मद अली बेग। कौन? मोहम्मद अली बेग। और उसके बाद मध्य प्रदेश के अलग अलग रीजन में हमको दिखा, जिसमें इंदौर में हम देखते हैं शादत खां जी को और भागीरथ सिलावट जी को हम लोग इंदौर के आसपास के रीजन से देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश डिड द घुंगटी जंगल सत्याग्रह? घुंगटी जंगल सत्याग्रह 1930 का समय था। 1930 मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में सत्याग्रह हो रहे थे, जिसमें घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह बैतूल डिस्ट्रिक्ट में हुआ, जिसमें टूरिया जंगल सत्याग्रह सिवनी जिले में हुआ, और जिसमें घुंगटी जंगल सत्याग्रह उमरिया जिले में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के तौर पर आप देख लोगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या चला गया? उमरिया चला गया। सिवनी में तो कौन सा जंगल सत्याग्रह हुआ? सिवनी में हुआ था टूरिया जंगल सत्याग्रह। कौन सा? टूरिया जंगल सत्याग्रह, जिसका मेमोरियल आपके पेंच नेशनल पार्क में सिचुएटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच रेवोल्यूशनरी वाज हैंग्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द बुंदेला रिवोल्ट? बुंदेला रिवोल्ट के समय कौन से रेवोल्यूशनरी को हैंग कर दिया गया था? बुंदेला रिवोल्ट कब हुआ था? तो बुंदेला रिवोल्ट की अगर आप डेट देखोगे, जिसको नहीं पता हो, बुंदेला रिवोल्ट 1842 में हुआ था। क्यों हुआ था? बुंदेलास की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी वो बहुत ज़्यादा रिजिड थी, और इन रिजिड लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के अगेंस्ट बुंदेला रिवोल्ट को जो लॉन्च किया गया था, जिसमें मधुकर शाह बुंदेला, जवाहर सिंह बुंदेला, हृदय शाह, बहुत सारे जो रूलर्स थे इन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन कैप्टन वॉकमैन ने बाद में इसको क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया, और जो मधुकर शाह बुंदेला उनको फांसी दे दी जाती है। तो यहाँ पर मधुकर शाह बुंदेला
मंडेला को कहाँ फांसी दे दी है? सागर की जो सेंट्रल जेल है उसके पीछे इनको फांसी दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जाएगा बी, मधुकर शाह ऑफ नरहट। क्या आंसर जाएगा? मधुकर शाह ऑफ नरहट इसका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। इन विच ईयर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन मध्य प्रदेश आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एमपी? एमपी मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1956 में फजल अली कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे हुआ था और मध्य प्रदेश की नई राजधानी बनी थी भोपाल। और मध्य प्रदेश में जो इस नई जैसे ही भोपाल को राजधानी बनाया, मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। तो राज्य के गठन के बाद मध्य प्रदेश में जो पहले चुनाव 1957 में हुए, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन के आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जाएगा 1957। तो 49 का आंसर क्या हो गया? 49 का आंसर आप सी के तौर पे देख रहे हो। फिर वेयर इज ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री मध्य प्रदेश में कहां पर है? ऑप्टिकल फाइबर जो बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, और ये जो ऑप्टिकल फाइबर है इसकी जो फैक्ट्री है मध्य प्रदेश में हम लोग जापान की मदद से लगा रहे हैं। किसकी मदद से? जापान की मदद से लगा रहे हैं। और ये कहाँ लगाने वाले हैं? तो मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन, और रायसेन डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही फेमस इंडस्ट्रियल एरिया है मंडीदीप, जहाँ पर आपकी ये फैक्ट्री लग रही है। इसके अलावा मंडीदीप जो है किसके लिए जानी जाता है? मंडीदीप जो है HEG के प्लांट के लिए जाना जाता है। हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट का प्लांट भी मंडीदीप में ही लगा हुआ है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा मंडीदीप रायसेन। इसके अलावा नीचे देख रहे हो मक्सी, मक्सी भी एक इंडस्ट्रियल एरिया है जो कहाँ पर है? शाजापुर जिले में सिचुएटेड है। तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री का प्लांट कहाँ लग रहा है? मंडीदीप रायसेन डिस्ट्रिक्ट में लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who among the following chief minister of MP has not held the post of leader of opposition? वह मध्य प्रदेश का कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट धारण नहीं की है ना? तो वो कौन कौन से है? ऑप्शन ए में देख रहे हो दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोहरा, वीरेंद्र कुमार सखलेचा, श्याम चरण शुक्ल। तो स्टार्टिंग के जो दोनों है दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोहरा, उन्होंने नहीं रहे कभी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए क्या चले आएगा? ऑप्शन ए चले आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं दिग्विजय सिंह का बर्थ मध्य प्रदेश के कौन से जिले में हुआ, तो दिग्विजय सिंह आप बोलोगे गुना, लेकिन गुना में इनका बर्थ नहीं हुआ। इनका बर्थ हुआ है कहाँ पर? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। और ये गुना में आप देखोगे राघोगढ़ के रहने वाले हैं। तो 51 का आंसर क्या चला गया? 51 का आंसर ए। व्हाट वाज द नेम ऑफ मध्य प्रदेश ओल्ड स्टेट असेंबली बिल्डिंग? मध्य प्रदेश की जो नई असेंबली बिल्डिंग है उसको हम लोग इंदिरा गांधी भवन के नाम से भी कहते हैं। उसको हम लोग किस नाम से कहते हैं? उसको हम लोग इंदिरा गांधी भवन के नाम से भी कहते हैं। और ये जो बिल्डिंग बनी है 1997 में बनी। उसके पहले मध्य प्रदेश की जो ओल्ड असेंबली थी या मध्य प्रदेश की जो पुरानी विधानसभा थी वो मिंटो हॉल में हमको दिखाई देती है। मिंटो हॉल क्या है? 1909 में जो भोपाल की लास्ट बेगम थी सुल्तान जहां बेगम, उन्होंने मिंटो हॉल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था। और मिंटो हॉल जो लॉर्ड मिंटो के ऑनर में बनवाया गया था। बाद में जब मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ तो मिंटो हॉल को एज अ विधानसभा भवन यूज़ किया जाने लगा। और जब 1997 में इंदिरा गांधी भवन बन गया तो मिंटो हॉल का यूज़ बंद हो गया। आज की तारीख में आप देखोगे कि मिंटो हॉल का नाम चेंज करके कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम कर दिया गया है। तो ये कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम, मिंटो हॉल कहाँ पर है? ये आपके मध्य प्रदेश के भोपाल में सिचुएटेड है। तो 52 का आंसर आप क्या देखोगे? 52 का आंसर आप बी देखोगे। इतनी सारी चीजें आपको मिंटो हॉल के बारे में मिल गई। इसका नाम भी अब चेंज हो चुका है, कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर। मिंटो हॉल का नया नाम देखोगे। 1909 में बनना चालू हुआ था सुल्तान जहां बेगम के समय। व्हेन वाज द मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश में आप देखते हो कि 72-73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आने के बाद हम लोगों ने उसको अपने इंप्लीमेंट किया। और मध्य प्रदेश हम लोग देखते हैं कि 243 के अराउंड में हम लोग को दिखता है इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की गई है। तो फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग का गठन फरवरी 1994 में किया गया। और मध्य प्रदेश के जो पहले इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं वो कौन है? तो वो है NB लोहानी जी। उसके अलावा हम देखते हैं गोपाल शरण शुक्ल जी भी रहे। उसके अलावा हम आदित्य सिंह को भी देखते हैं। अजीत रायजादा जी भी मध्य प्रदेश के इलेक्शन कमिश्नर रहे। उसके अलावा R परशुराम भी रहे। और हाल फिलहाल में जो बसंत प्रताप सिंह है उनको भी हम मध्य प्रदेश के इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जाएगा 1 फरवरी 1994, 1 फरवरी 1994 इसका करेक्ट आंसर जाएगा। फिर है हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल के तौर पे आप जिनको देखते हो उनका नाम आपके सबसे ऊपर ही दिख जाएगा, श्रीमती सरला ग्रेवाल। कौन है? श्रीमती सरला ग्रेवाल। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो कभी भी ऑप्शन नहीं देखना, क्योंकि ऑप्शन देख के अब सरला, सरोजनी सब में कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए
कभी भी क्वेश्चन मत देखो, आपका कंफ्यूजन वो ऑप्शन आपको दे देंगे। क्वेश्चन पढ़ लिया, जैसे क्वेश्चन पढ़ा कि मेरे को याद आ गया यार वो ग्रेवाल जी है, देख लिया, फिर ऑप्शन देखा दिख गया, लगा दिया। जबरदस्ती अपने को ऐसे क्वेश्चंस में जहां आपको पता है नाम में कंफ्यूज किया जा सकता है, और अगर याद नहीं आ रहा हो तो फिर तो देखना ही है। तो इसमें कौन है, श्रीमती सरला ग्रेवाल है। उमा भारती कौन थी, उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी, वो आपकी थी जमुना देवी। विच पर्सन बिलोंगिंग टू मध्य प्रदेश बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से वह कौन सा व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश का भारत का राष्ट्रपति बना। ये वही व्यक्ति है जिसके अभी बारे में भी एक फैक्ट बताऊं कि मैंने बताया, इंदिरा गांधी भवन। इंदिरा गांधी भवन का इनॉग्रेशन 1997 में ही इनके द्वारा ही किया गया था, और ये भारत के 8वें नंबर के जो राष्ट्रपति दिखते हैं। 1992 में भारत के राष्ट्रपति बने थे, 1997 तक रहे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ। और ये कौन थे आपके, ये थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। तो कौन है, 55 का आंसर क्या दिख रहा है, 55 का आंसर जो है डी दिख रहा है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक, याद रहेगी इतनी बातें। हु वाज द फर्स्ट उप लोकायुक्त मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के पहले उप लोकायुक्त कौन थे। तो मध्य प्रदेश के जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के प्रथम उप लोकायुक्त के तौर पे आपको दिखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। तो मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन दिखेंगे, नंदन दुबे, पीवी दीक्षित, रघुनाथ भवे और आर.सी. लाहौटी। किसको आप मध्य प्रदेश का पहला उप लोकायुक्त देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे पहले नंबर पे नंदन दुबे हो सकते हैं क्या, पीवी दीक्षित हो सकते हैं क्या। क्वेश्चन में यहाँ पर देखोगे उप लोकायुक्त, जैसे ही हमने देखा लोकायुक्त तो आंसर चले आएगा पीवी दीक्षित, लेकिन जैसे उप लोकायुक्त देखोगे तो उप लोकायुक्त में आंसर क्या चले आएगा, रघुनाथ भावे। क्या चले आएगा आंसर, इसका चले आएगा रघुनाथ भावे। तो इसका आंसर क्या है, 56 का आंसर सी है। और लोकायुक्त पूछेगा तो पीवी दीक्षित। ठीक, आंसर रखेगा सी। तो ये भी याद रखिएगा। हु इज द चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में हम लोग किसे जानते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन कौन होता है, तो मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जो प्रभारी मंत्री होता है किसी भी जिले का, तो वो जो होता है जिले का प्रभारी मंत्री ही जिला योजना समिति का या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का हेड होता है। इसका आंसर डी होगा। गिर गोवंश परियोजना, अब ये करंट अफेयर है। गिर गोवंश परियोजना मध्य प्रदेश कौन से राज्य ने लागू की, गिर गोवंश परियोजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट की। गिर गोवंश परियोजना एमपी गवर्नमेंट ने कब स्टार्ट की, तो एमपी गवर्नमेंट ने गिर गोवंश योजना जनवरी 2023 में एमपी गवर्नमेंट ने गिर गोवंश योजना को लेके आया था, और ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से स्टार्ट हुई। मध्य प्रदेश के कौन से जिले से, मंदसौर जिले से स्टार्ट हुई। तो इसका आंसर क्या चले आएगा, इसका आंसर चले आएगा ए। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। इसी के साथ कुछ ऑफलाइन बैचेस के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर अवेलेबल है, उनको देख सकते हैं, जिसमें आपके प्री प्लस मेंस के बैचेस वगैरह है। तो इसके अलावा फिर आपकी जो दूसरे सब्जेक्ट की रिस्पेक्टिव फैकल्टीज़ है वो आपको उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और जो आपका ये डिस्कशन चल रहा है, जो टेस्ट बुकलेट है उसका डिस्कशन है, आगे की सीरीज़ पर चर्चा हो रही है, इसके बाद भी चर्चा चलती रहेगी। मेरे हिस्से पर भारतीय राज्य व्यवस्था और कमीशन यानी कि आयोग से संबंधित उससे रिलेटेड बातें मैं कर रहा हूँ आप लोगों से। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मेरे सामने निर्मल सर की फ़ोटो लगी हुई है। उत्कर्ष सिविल सर्विसेज के द्वारा कोर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर। एमपीपीएससी फाउंडेशन बैचेस जो आपके प्रीलिम्स के लिए स्पेशल हैं, मेंस के लिए स्पेशल हैं, और साथ में फाउंडेशन बैच हैं जिसमें ऑफिसर्स बैच है, जिसमें टारगेट है प्री प्लस मेंस 2024 को लेकर के 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 1 ईयर बैच जो प्री प्लस मेंस और इंटरव्यू को लेकर के है वो स्टार्ट हो रहा है 11 दिसंबर से। साथ में अगर आप फाउंडेशन बैच करना चाहते हैं और एक सतत रूप से आप तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप 3 ईयर जिसमें है प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, और 12वीं के बाद में आप सिविल सर्विसेज के जो लोग बच्चे सपने देखते हैं उनके लिए बड़ा कारगर बैच है। बड़ा फाउंडेशन सिस्टमेटिक तरीके से बच्चे को यहाँ पर पूरी तरह से विकसित होने का मौका मिलता है। अगर आप फीचर्स देखेंगे तो फीचर्स में सेपरेट बैचेस फॉर इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, दोनों ही मीडियम में आपको अलग अलग बैचेस मिल जाएंगे। बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी टीम आपको मिलेगी। एनसीईआरटी बेस्ड फाउंडेशन स्टडी प्लान है, बिल्कुल सही बात है। इसको फोकस्ड करके जो एनसीईआरटी हैं और दूसरे शोध संस्थानों की बुक्स हैं वहाँ से पूरा का पूरा स्टडी प्लान तैयार होता है। अपडेटेड नोट्स बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न, बिल्कुल एकदम परिवर्तित होते रहते हैं, लगातार परिवर्तन के बाद में यह आप तक पहुंचाते हैं। यदि आप ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो उत्कर्ष ऐप पर जाइए और वहां से पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। या फिर आप भंवर कुआं या इंदौर आते हैं तो आप हर्षदीप आर्केड जो गुर्जर हॉस्पिटल के बगल पर है
भंवर कुआं में आप उस मेन ब्रांच पर पहुंचिए और वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मैं पहले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। पॉलिटी यानी राज व्यवस्था का जो हमारा सवाल आपको मिलेगा इस तीसरे पेपर में, इसमें मैच करना है, मैच द राइट पेयर, सही जोड़ी का मिलान करना है। इसमें से राइट जो मिलान है पेयर कौन सा सही है, तो जो 53rd यानी कि 53वां जो संविधान संशोधन है 1986 में पास हुआ था, अमेंडमेंट एक्ट है, वह किससे संबंधित था? मिजोरम को राज्य बनाने से संबंधित था। ये तो बात एकदम सही लिखी हुई है। 371G जो स्टेट के लिए स्पेशल स्टेटस की बात की गई है, इसी से संबंधित है, यानी कि ए का संबंध एक से है। इसके बाद में देखिएगा 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1986, ये भी 86 में हुआ था। 55वां, 53वें के बाद में 54वां हटा दीजिए, 55वें संविधान संशोधन को देखेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया, उससे संबंधित है भाई 1986। वैसे इसका गठन जो हुआ था 1987 में हो गया, 1987 में इसका गठन हुआ था। मिजोरम एक ऐसा राज्य है, इसको भी 1987 में बनाया गया था, लेकिन संशोधन कब हुए थे? 1986 में, 1986 में। और इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 56वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये गोवा से संबंधित है। और ये तीनों ही राज्य जो बने थे, यानी कि मिजोरम, और मिजोरम के बाद में अरुणाचल प्रदेश, और इसके बाद में गोवा। इसके बाद में गोवा अगर देखेंगे आप तो ये 23वां राज्य होगा, ये 24वां राज्य होगा और ये 25वां होगा। और तीनों का गठन हुआ था 1987 में, 1987 में। इसके बाद में जो 61वां संविधान संशोधन है वो वोटिंग एज को कम करता है, मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष करता है। तो यानी कहने का मतलब है कि 2, 3 और 4 एक ही साथ सुमेलित है, एकदम सही सुमेलित है। तो 1, 2, 3, 4 यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि न्यायालय की अवमानना संबंधी कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, इसके लिए जो लॉ बना था, इसके लिए जो एक्ट बना वो 1971 में संसद के द्वारा क्या किया गया? पारित किया गया। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल नंबर, अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है और आर्टिकल 215 किससे संबंधित हो जाएगा? हाई कोर्ट से संबंधित हो जाएगा। ये बात तो न्यायालय की अवमानना शब्द का प्रयोग नहीं है संविधान में, न्यायालय की अवमानना शब्द का प्रयोग नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट शब्द का, यानी कि इस के बारे में अवमानना शब्द का प्रयोग नहीं है। दूसरा देख लीजिए भाई, न्यायिक अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों एवं पंचायतों को भी प्राप्त है। बिल्कुल सही बात है, ये प्रदान की गई है भाई। न्यायिक अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और पंचायतों को भी प्राप्त है। न्यायालय की अवमानना सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार की हो सकती है, दोनों प्रकार की नहीं हो सकती है। इस वजह से ये कथन क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा। और इसी वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा भाई? केवल 1 और 2, यानी कि सी इज द राइट आंसर। इसके बाद में देखिए भाई अगला सवाल देख लीजिए। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के संबंध में असत्य कथन। तो अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 67 में क्या प्रक्रिया लिखी हुई है, तो अगर इसको पढ़ेंगे पहला स्टेटमेंट संविधान में, और हमको क्या करना है, हमको छांटना है कि इसमें फॉल्स कौन सा फॉल्स है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बारे में चर्चा करनी है। संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने के किसी कारण का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि कोई भी कारण नहीं दिया गया है कि किस तरीके से, किस कारण से हटाया जाएगा, उल्लेख नहीं है। दूसरा क्या है? उपराष्ट्रपति को पद से हटाना राज्यसभा का विशेषाधिकार है, पूर्ण बहुमत द्वारा नहीं होता है भाई। पूर्ण बहुमत की जगह पर हम कहेंगे यहाँ पर विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी, सॉरी विशेष बहुमत कह रहा हूँ, प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत इसको बोलते हैं बेटा इफेक्टिव मेजोरिटी,
इफेक्टिव मेजोरिटी, प्रभावी बहुमत, यानी कि अब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं बेटा, इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब होता है जो प्रेजेंट तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, तत्कालीन सदस्यों का बहुमत से क्या करते हैं भाई, हटाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रभावी बहुमत यानी कि इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाते हैं, ये भी सही लिखा हुआ है। इसके बाद में इस पर लोकसभा की सहमति की आवश्यकता नहीं है, होती है भाई, आवश्यकता होती है। और कैसी आवश्यकता होती है भाई, साधारण बहुमत से, यानी कि साधारण बहुमत से क्या होती है भाई, आवश्यकता होती है। किसको भाई, लोकसभा को, इसीलिए सी इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह प्रस्ताव लाने के पूर्व 14 दिन के पूर्व नोटिस की आवश्यकता होती है। अगला देखो भाई, भारत शासन अधिनियम, द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1935 के अधिनियम से संबंधित कौन सा कथन कहीं सत्य कथन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, बिल्कुल सही बात है। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, यानी कि इसको लेकर के आपको याद रखना है कि 1926 में ही स्थापना किया गया था, जिसका नाम था केंद्रीय, और इस केंद्रीय को क्या कर दिया गया था, संघीय कर दिया गया था। इस वजह से ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि यह 1935 से आया, बल्कि 1919 के अधिनियम से आया। इस वजह से मैं इसे फॉल्स कथन मानूंगा। इसके बाद में इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1 और 3 इज द राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा भाई, 1 और 3 एकदम सही जवाब हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों का कार्यकाल कितने वर्ष नियत किया गया? तो भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए नियत किया गया? तो अगर आप देखोगे तो जो प्रांतीय विधान परिषदें थी, प्रांतीय विधान परिषदों का मतलब है आज के जो राज्य थे, और 1919 में राज्यों की संख्या हुआ करती थी 8, और इन परिषदों का जो कार्यकाल नियत किया गया था वो कितना किया गया था भाई, 3 साल। निम्नलिखित में से किसने कहा था ई प्रशासन का अभिप्राय स्मार्ट गवर्नमेंट से है? ये भाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का कथन है। तो अबुल पाकिर जैनुला आब्दीन अब्दुल कलाम साहब का ये कथन है भाई। अगला एमपीपीएससी मेंस बैचेस के बारे में है, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले जानकारी दी थी आपको। इसके बाद में अब आता है आयोग यानी कि कमीशन। तो अब कमीशन के बारे में देख लीजिए भाई। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की पदावधि क्या है? यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की पदावधि क्या है? तो अगर आप देखोगे तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। अगला देख लीजिए भाई, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है भाई? बसंत प्रताप सिंह है। तो बीपी सिंह, यानी कि क्या आंसर हो जाएगा? बीपी सिंह। ये बात। एनबी लोहानी कौन थे भाई? पहले थे, और वर्तमान में कौन है? बसंत प्रताप सिंह। अगला, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उनकी कार्यकाल से संबंधित बातें हैं? तो वो है आर्टिकल नंबर 316 में, 316 में दिया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1956 में। काम करना शुरू किया और इसने किया था 1957 में, और इसके बाद में पहली भर्ती की थी और वो थी 1958 में, यानी कि 1958 में। अगला भाई, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद का सृजन किया गया? तो वैसे इसका सृजन हुआ था 1858 में, 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने किया था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 1866 में इसका नाम पड़ा। 1919 से इसको वैधानिक दर्जा दिया गया, लेकिन आगे चल करके इसको संविधान में जोड़ा था और उसका नाम था संविधान सभा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो क्या आंसर हो जाएगा? संविधान सभा हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अंग नहीं है? तो कौन नहीं है भाई? नीति आयोग नहीं है। क्यों? क्योंकि निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक, नीति आयोग
कार्यकारी निकाय है भाई, कार्यकारी संविधानेतर निकाय है। और इसके बाद में वित्त आयोग आर्टिकल 280, इसके बाद में आर्टिकल 148 से लेकर के 151, ये बात। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा लोक सेवक, यानी कि अगर परिभाषा, तो परिभाषा कहां पर दी गई है? परिभाषा दी गई है जो धारा 2 है। धारा 1 कहां पर लागू होगा और धारा 2 परिभाषा से संबंधित है, और धारा 2H यानी कि लोक सेवक के बारे में क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है कि लोक सेवक कौन होंगे, ये बात। अगला सवाल, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये कौन करता है भाई? केंद्र सरकार के द्वारा इनके वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों को राष्ट्रपति द्वारा कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाने की प्रक्रिया में किसके द्वारा इस मामले की जांच की जाती है? तो आर्टिकल 145 के तहत कौन करता है भाई? सुप्रीम कोर्ट करता है, ये बात। तो इसी वजह से आंसर क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय। अगला देखो भाई, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर स्थित है, कहां नहीं है? तो ये तीनों जगह पर तो है भाई, कहां पर नहीं है? शिमला में नहीं है, ये बात। और इसके बाद में ये आपका बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन मैं दे चुका हूं। ये आज के तीसरे पेपर का आपका डिस्कशन रहा। इसके बाद में मैं चाहता हूं कि ज्योग्राफी वाले सर आएँ और आगे के इस सेशन को बढ़ा करके आप तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाएं। जियोग्राफी वाले सर आएंगे और उनके साथ में आप रूबरू हुई। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है टेस्ट नंबर 3 पर ज्योग्राफी में। जो भी प्रश्न आए हैं उम्मीद करता हूं आपको फिर बहुत अच्छे से बने होंगे। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है और इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से और देख लीजिएगा। बिना किसी समय को गवाए चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन था, भारतीय मानसून के बारे में सिद्धांत और उनके सिद्धांत के प्रतिपादकों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। Which of the following are the correct pair of given theories and propagations? तो फर्स्ट थ्योरी है जो है तापीय सिद्धांत, ये दिया एच फ्लून ने, गतिक सिद्धांत एडमंड हैली ने, और जेट स्ट्रीम सिद्धांत येस्ट ने। द थर्मल थ्योरी गिवन बाय द फ्लून, द डायनेमिक थ्योरी गिवन बाय द एडमंड हैली एंड द जेट स्ट्रीम थ्योरी गिवन बाय द येस्ट। क्या ये सही है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा थर्मल थ्योरी गिवन बाय द एडमंड हैली एंड द डायनेमिक थ्योरी गिवन बाय द फ्लून। तो कौन सा कथन सत्य है? तो ओनली द ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट। और थर्ड ऑप्शन के कारण से यदि हम देखें तो ओनली सी ऑप्शन, यहां से यदि हम देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ओनली सी करेक्ट है। केवल तीसरा जो युग्म है ये क्या नजर आता है? सही आता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि क्यों? क्योंकि थर्मल सिद्धांत किसने दिया था? तापीय सिद्धांत फ्लून ने, तापीय सिद्धांत एडमंड हैली ने दिया। गतिक सिद्धांत किसने दिया? फ्लून ने दिया। तो ये मानसून के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 को एल नीनो वर्ष माना गया है, जिससे इस बार गेहूं की फसल कम होने की संभावना जताई गई है। विश्व परिप्रेक्ष्य में नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, इसलिए सिद्धांतों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग के ऊपर की निम्न प्रश्नों को इससे जोड़ना था। पहला क्वेश्चन था बुक्सा कहां पर है, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहां पर है, और बांदीपुर नेशनल पार्क कहां पर है। यदि आप इस एंगल को कवर करें तो आप देखिएगा बुक्सा टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो बुक्सा का आंसर है 3, ए का हो जाएगा 3। अब ए का 3 कहां? ये दोनों, इट मींस ये दोनों ऑप्शन तो यहीं से टैली करते हुए गलत हो गए। अब एमपी से हम है तो रानी दुर्गावती कहां पर है, तो एमपी में है, तो सी का आंसर हो जाएगा बी। अब सी बी कहां पर है, तो यहां पर दिखाई देता है, इट मींस ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बांदीपुर कहां पर है, तो बांदीपुर कर्नाटका के सामने है। और लास्ट में बचा हुआ माउंट आबू कहां पर है, तो ये राजस्थान में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन बड़े सरल होते हैं, आपको कम समय में परफेक्ट आंसर नंबर दिला देते हैं। तीसरा क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि डेकेडियल ग्रोथ रेट वाले राज्यों का घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो दशकीय वृद्धि दर का यदि हम घटते हुए क्रम की बात करें तो दशकीय वृद्धि दर का घटता हुआ क्रम देखें तो सबसे ज्यादा मेघालय, देन अरुणाचल और देन बिहार में इसकी घटना दिखाई देती है।
तो याद रखना दोस्तों कि दशकीय डेकेडियल ग्रोथ रेट की यदि हम 2011 के सेंसस की बात करें तो दशकीय वृद्धि दर के अनुसार घटता हुआ क्रम सबसे ज्यादा मेघालय, देन अरुणाचल और फिर कहां पर दिखाई देता है, बिहार में इसकी बात होती है। केंद्र शासित की बात करेंगे तो सबसे आगे नजर आता है दमन दीव दादर नागर हवेली, पहले दादर नागर हवेली, देन फिर दमन दीव और फिर पुडुचेरी नजर आता है। एस्किमो जनजाति का हथियार जानवरों की हड्डी और मछलियों से बना होता है, इसे क्या कहा जाता है? द मेन वेपन ऑफ द एस्किमो ट्राइब इज मेड बाय द एनिमल बोन्स, इट इज नोन एज विच नेम? तो इट इज नोन एज बेसिकली हार्पून। क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है हार्पून कहा जाता है। ये क्या होते हैं? ये कोल्ड ठंडे एरिया में रहने का काम करते हैं। ये स्लेज गाड़ी में चलते हैं, रेंडियर कुत्तों की सवारी करते हैं। इनकी हड्डी से जो बने हुए हथियार होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? हार्पून के नाम से जाना जाता है। और इनके घर क्या होते हैं? इनके हाउस को इग्लू के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और उनसे संबंधित युग्म में कौन सा रॉन्ग है, असत्य है? सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द पेयर ऑफ द मेजर टेम्परेट ग्रासलैंड एंड देयर रिलेटेड एरियाज। क्या पंपास अर्जेंटीना में है? डेफिनेटली ये सही है। प्रेरीज क्या नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है? बिल्कुल सही है। स्टेपीज यूरेशिया में पाई जाती है? सही है। वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाई जाती, ये पाई जाती है अफ्रीका में। इट मींस जो सी ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में नहीं है और पूछा था असत्य, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। छठवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। काराकुम और काइजिलकुम जो मरुस्थल हैं बेसिकली वो कहां है? तुर्कमेनिस्तान, अमेरिका, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, एंड द डी इज सोमालिया। तो भाई ये छठवां जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डेजर्ट के ऊपर है और ये डेजर्ट जो है वो बेसिकली कहां पर है? तुर्कमेनिस्तान में दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट और भी डेजर्ट हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा दस्त ए लुट, दस्त ए काविर। तो दस्त ए लुट, दस्त ए काविर जैसे डेजर्ट जो हैं वो अरेबियन पेनिनसुला में दिखाई देते हैं। टकला मकान चीन में दिखाई देता है। थार का मरुस्थल भारत में दिखाई देता है। सोनोरन, मोजावे जैसे डेजर्ट यूएसए में दिखाई देते हैं। चिली में अटाकामा दिखाई देता है। साउथ में पैटागोनिया दिखाई देता है। तो और दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल अंटार्कटिका दिखाई देता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत आ सकते हैं जो स्टैटिक डेटा और वर्ल्ड के मैप से कोरिलेट करते हैं। फिर से वहीं से उठाया, वेस्ट एशिया से उठाया। निम्न देशों पर विचार करना है: अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। विच आर द कंट्रीज विच शेयर हिज बॉर्डर विद द अफगानिस्तान? अफगानिस्तान से सीमा कौन लगाते हैं, इनकी बात करनी है। अब भारत नहीं दिया है, इसके वेस्ट पार्ट की बात हमने की है। तो भाई इससे लगने वाले जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो इससे लगते हैं उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान, अर्थात 3, 4 और 5। तो इनमें से हो जाएगा आंसर सी, जो लगे हुए दिखाई देते हैं। 3, 4 और 5 इससे लगे हुए प्रमुख रूप से दिखाई देने वाले देश हैं। तो कौन कौन से देश है फिर से देख लीजिएगा। तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जो ऐसे देश हैं जो लगातार किससे लगे हुए नजर आते हैं? अफगानिस्तान से लगे होते हैं। अफगानिस्तान में जो पर्वत श्रृंखला है इसे कहा जाता है हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला। तो हिंदुकुश जो पर्वत श्रृंखला है वो यहीं पाई जाती है। यहां पर खैबर दर्रा है। इसके अलावा ये देश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी लोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सिंधु नदी प्रणाली के बारे में 4 नदियों में से 3 नदियां जो में से कोई एक गिरती है जो डायरेक्ट इंडस या सिंधु से मिल जाती है, वो कौन सी नदी है जो डायरेक्ट सिंधु से मिलती है? द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम, दीज आर द फॉलोइंग 4 रिवर ड्रेन इनटू द वन ऑफ द 3 रिवर्स कैन ज्वाइन द इंडस डायरेक्टली, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डायरेक्टली ज्वाइन विद द इंडस रिवर? कौन सी नदी है जो डायरेक्ट सिंधु नदी में मिल जाती है? तो दोस्तों देखो, ये थी सिंधु नदी। सिंधु में मिलती है सतलज। सबसे पहली नदी कौन सी है? सिंधु। सिंधु से कौन सी मिलती है? सतलज। सतलज में मिलने वाली प्रमुख नदी है चेनाब। चेनाब में 2 नदियां मिलती हैं, ऊपर से आकर मिलती है झेलम, नीचे से आकर मिलती है रावी, और छोटी सी नदी है इसका नाम है व्यास। इन नदियों में से सिंधु और सतलज जो नदियां हैं ये नदियां कहां से निकलती है? तो ये नदियां चाइना से निकलती है, जबकि झेलम जो है वो जम्मू कश्मीर के बोलर झील से निकलती है।
हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला से निकलती है चेनाब। रावी और व्यास नदियां जो हैं इनका उद्गम रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। तो डायरेक्ट मिलने वाली नदी कौन सी है? इट मींस आंसर डी होगा। सतलज नदी जो है वो प्रमुख रूप से किससे मिलती है? सिंधु से डायरेक्ट मिल जाती है पाकिस्तान में जाकर, और पाकिस्तान में ये जो रीजन है बहुत ज्यादा फर्टाइल है, बहुत ज्यादा उपजाऊ नजर आता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पिंपरी घाट लोकेटेड? पिंपरी घाट लोकेट कहां करता है, कहां पर स्थित है? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, अरावली और विंध्याचल कहां पर लोकेट करता है? तो भाई यदि अरावली की यदि आपने बात की हो तो अरावली का विस्तार दिखता है गुजरात के पालनपुर से दिल्ली में मजनू के टीले तक दिखता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊंची नजर आती है। यहां पर बहने वाली प्रमुख नदियों की बात करें तो यहां पर लूनी नदी बहती है, यहां पर साबरमती नदी बहती है, यहां पर बनास नदियों का प्रवाह दिखाई देता है। इसके पूर्व में बात करेंगे तो यहां पर मेवाड़ का मैदान दिखाई देता है, पश्चिम में जाएंगे तो यहां पर मारवाड़ का मैदान दिखाई देता है, और मारवाड़ के मैदान में बहने वाली प्रमुख जो नहर है ये राजस्थान की गंगा कहलाती है, और राजस्थान की गंगा के नाम से प्रसिद्ध है इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की गंगा कहा जाता है। इस मारवाड़ के मैदान में रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जबकि मेवाड़ के मैदान में जलोढ़ मिट्टी की अवस्थिति दिखती है, और इसमें दो दर्रे उपस्थित हैं। एक दर्रा है पिंपरी घाट दर्रा, और दूसरा दर्रा जो यहां पर दिखाई देता है पिंपरी घाट सबसे इंपॉर्टेंट दर्रों में है, क्योंकि यहां से आवागमन का काम प्रमुख रूप से दिखाई देता है। दूसरे दर्रे में प्रमुख रूप से दिखाई देता है, इस दर्रे का नाम है हल्दी घाट दर्रा, जिसका संबंध महाराणा प्रताप से, जिन्हें पहाड़ी चूहा भी कहा जाता है। तो इसके अनुसार इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर सी। ऑफर आपके लिए लगातार है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। टारगेट बैच प्री और मेंस 2024 को टारगेट करते हुए 4 दिसंबर से चालू हो रहा है। 3 ईयर के यदि आप टारगेट कर रहे हैं, आपका कोई छोटा भाई बहन, आपके कोई पड़ोसी रिश्तेदार में कोई कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं प्री मेंस इंटरव्यू के लिए आफ्टर 12th बहुत अच्छी तैयारी के लिए बैच शुरू किया गया है। हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध है। 1 ईयर का बैच प्री और मेंस इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए 11 दिसंबर से लॉन्च किया जा रहा है। तो अपनी बिना किसी समय व्यर्थ किए इसको ज्वाइन करें, QR कोड को स्कैन करें, जिससे आपको और डिटेल जानकारी मिल पाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वें क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो डिटेल के बारे में, कि फ्लड जो बांगर क्षेत्र है वो उसमें बाढ़ प्रतिवर्ष नहीं पहुंचती है। द फ्लड वाटर डज नॉट रीच द बांगर रीजन एवरी ईयर, बिल्कुल सही बात है भाई। द न्यू एलुवियल सॉइल फाउंड इन द खादर रीजन, खादर में चूंकि बाढ़ आती है इसलिए हर साल बाढ़ आती है, डेफिनेटली हर साल मिट्टी भी चेंज होती है। तीसरा, बांगर भूमि अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है खादर से, डेफिनेटली ये बात भी सही नजर आती है। तो क्या तीनों स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल जी हाँ, सब सही नजर आते हैं। तो इसके बारे में यदि और डिटेल करना चाहें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि कोई पर्वतीय इलाका है तो देखिएगा, यदि ये पर्वत है और इस पर्वत से कोई नदी निकलकर ऊपर से नीचे आ रही है, तो नदियों के नीचे कंकड़ पत्थर का जो इलाका होता है, इन कंकड़ पत्थर के इलाके को कहा जाता है भाबर रीजन। भाबर से निकलकर नदियां दूर तक फैल जाती हैं, और इन दूर तक फैले हुए इलाके को कहा जाता है तराई रीजन, जो एक दलदल के प्रकार का दिखाई देता है। तो दलदली रीजन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है तराई। इसके बाद नदी साल भर एक क्षेत्र में प्रवाह होता है, तो नदी प्रवाह जहां साल भर होता है उसके निकट में जहां पर हर साल बाढ़ आती है, हर साल जहां बाढ़ आती है उस हर साल बाढ़ आने वाले रीजन को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। तो जहां हर साल मिट्टी चेंज हो जाती है उसे खादर कहते हैं, और उसके दूरस्थ क्षेत्र में जहां हर साल बाढ़ नहीं आती है, इस दूर पर आने वाले क्षेत्र को कहा जाता है बांगर क्षेत्र। तो बांगर क्षेत्र में गांव शहरों का विकास होता है, गेहूं, धान, गन्ना, मक्का का उत्पादन होता है, जबकि खादर जो है ये 6 महीने तक डूब प्रभावित होती है, सब्जियां और नकदी फसलें यहां उगाई जाती हैं। मच्छर मक्खियों का प्रकोप तराई के क्षेत्र में दिखाई देता है, ये तराई के क्षेत्र में मच्छर मक्खी का प्रकोप दिखेगा। वास्तविक मैदान का प्रारंभ भी तराई से होता है, जबकि नदियां विलुप्त होती प्रतीत होती हैं भाबर क्षेत्र से, और पुनः प्रकट कहां पर होती हैं? इस वाले क्षेत्र में, जिसे कहा जाता है दलदल या तराई का क्षेत्र। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा, तीनों ऑप्शन सही, इट मींस इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कॉइलिन।
कोयलिन या कोलेन किसके नाम से कौन को जाना जाता है? तो भाई चीनी या चिकनी मिट्टी जो होती है, सिरेमिक, ये जिसे हम चिकनी मिट्टी भी कहते हैं, चीनी मिट्टी, ये चिकनी और चीनी मिट्टी दोनों एंगल पे है। ये चीनी मिट्टी को क्या कहा जाता है? कोयलिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के बर्तनों को बनाने में किया जाता है। तो ये थे ज्योग्राफी के बहुत महत्वपूर्ण स्टैटिक डेटा और इससे संबंधित प्रश्न। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से बने होंगे। लगातार मेहनत कीजिए, खुद पे भरोसा रखिए, हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए और नई चीजों की अपेक्षा उन चीजों को बार बार मेहनत कीजिए जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है। दोस्तों, तो मिलते हैं अगले टेस्ट में। अच्छी तैयारी करके अगले टेस्ट को दीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए, मॉडल पेपर 3 के जो हिस्ट्री क्वेश्चंस थे उनको फटाफट से हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 was a turning point in Indian history. Which of the following events were responsible for the spread of the rebellion? मतलब बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि 1857 का रेबेलियन क्यों स्प्रेड हुआ, उसके कारण क्या थे। ठीक है, तो देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस कंटेनिंग कार्ट्रिजेस, यस, एनफील्ड राइफल का इशू, नो डाउट एक इमीडिएट रीजन था फॉर द 1857 रिवोल्ट। एक्विजिशन ऑफ अवध, यस, 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को जो है वो मिस गवर्नेंस के बहाने से एनेक्स कर लिया था, ये बहुत बड़ा रीजन था। एंड ऑफ रेवेन्यू सिस्टम, मतलब एंड ऑफ रेवेन्यू सिस्टम इसका मतलब ये है कि अंग्रेजों ने एक नया रेवेन्यू सिस्टम इशू किया था। क्लियर? और देखो जहां तक है ना, जहां तक है इसका आंसर डी होगा। क्लियर? क्योंकि सारे ही कुछ ना, या तो कोई इमीडिएट कॉज है या लॉन्ग टर्म कॉज है। जैसे ग्रीस कार्ट्रिज इमीडिएट कॉज है, अवध इमीडिएट कॉज है, एंड ऑफ रेवेन्यू सिस्टम एक लॉन्ग टर्म कॉज है, बट स्टिल इट इज अ कॉज। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। चलो भाई नेक्स्ट। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1885, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो देखो इसका आंसर है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम ही कहा जाते हैं फाउंडर ऑफ कांग्रेस, फादर ऑफ कांग्रेस। इन्होंने ही सबको इकट्ठा किया और एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एस्टैब्लिश की। क्लियर? चलो नेक्स्ट। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? मतलब ये कह रहे हैं कि भारत में कौन सा युद्ध अंग्रेजों ने लड़ा जिससे कि ब्रिटिश रूल शुरू हुआ। देखो, अब कई लोग इसका आंसर कोई ए दे सकता है, कोई बी दे सकता है। दोनों ही बैटल्स इंपॉर्टेंट थे। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि इसके बाद बंगाल जो है वो इकोनॉमिकली अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ गया था। प्लासी ने बस कंफर्म किया उन डिसीजंस को जो बक्सर ने कंफर्म किया उन डिसीजंस को जो प्लासी में ऑलरेडी हो चुके थे। क्लियर? चलो, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? ए, बैटल ऑफ प्लासी। बट डोंट बी सरप्राइज अगर कहीं तुम्हें इसका आंसर बी भी मिल जाए तो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मौर्यन रूल। चलो इसको हिंदी में देख लेते हैं। मौर्य शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के संबंध में विचार कीजिए। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो ऑब्वियसली इजी था। ठीक है। अशोक के शासनकाल में भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, ये भी सही तो लग रहा है वैसे शुरुआत अभी तक तो। मौर्य साम्राज्य दक्षिण भारत क्षेत्र में फैला हुआ था। मौर्य एम्पायर वाज स्प्रेड अक्रॉस द साउथ। नहीं, यही तो बस स्टेटमेंट है जो हमने गलत पकड़ लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1 और 2। पहले के दो स्टेटमेंट सही हैं। मौर्यन एम्पायर एक्सट्रीम साउथ में नहीं था, है ना, जो एक्सट्रीम साउथ था वहाँ तक मौर्यन एम्पायर का स्प्रेड नहीं था। वहाँ पर सदर्न किंगडम्स जैसे कि चोलाज, पांड्याज, केरला पुत्राज, सत्यपुत्राज ये रूल किया करते थे। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करें। बरिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चैटर्जी, रास बिहारी बोस। उपरोक्त में से कौन गदर पार्टी के में सक्रिय रूप से जुड़े थे? अब चलो भाई इसका आंसर बता दूं, ये दोनों ही, इन दोनों का गदर पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। गदर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे रास बिहारी बोस। तो इसका आंसर होगा डी, केवल 3। क्लियर? केवल 3 विल बी द आंसर।
चलो भाई नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स रिवील्स एन एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? ठीक है, तो इसका आंसर है ढोलावीरा। यहां पर एक बहुत शानदार वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का नेटवर्क है। ठीक है, क्या है, वाटर को कैसे हार्वेस्ट करना है। सूखी जगह थी, हड़प्पन को पता था कि पानी काम आएगा, तो वाटर को स्टोर करते थे, हार्वेस्ट करते थे। ठीक है, तो आंसर है ढोलावीरा। नेक्स्ट, विच एंशिएंट रूलर इज नोन टू हैव कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंग वॉर? ये तो बहुत आसान है। ठीक है, अशोका इज द आंसर। 261 BC में कलिंग वॉर हुआ और इस कलिंग वॉर के बाद अशोका का हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है, और उसने लड़ाई छोड़ दी और बुद्धिज्म को अपना लिया। क्लियर? चलो नेक्स्ट, हु सैट ऑन द थ्रोन आफ्टर श्री गुप्ता द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी? देखो, तो श्री गुप्ता के बाद जो कि फर्स्ट रूलर थे, श्री गुप्ता वो सक्सीडेड बाय घटोत्कच। चंद्रगुप्त वन पहले इंपॉर्टेंट रूलर थे, है ना, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर, बट घटोत्कच सेकंड रूलर थे। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, घटोत्कच। ठीक है, और नेक्स्ट, हु वर द अष्ट दिग्गज इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राया? अष्ट दिग्गज आए, बहुत फेमस है, क्वेश्चन बार बार आता है, तो ध्यान रखना। अष्ट दिग्गज 8 तेलुगु कवि थे, 8 तेलुगु पोएट्स, है ना, तेलुगु लिटरेचर के ज्ञाता जो कि थे 8। क्लियर? चलिए भाई, यहाँ हमारे मॉडल पेपर 3 का डिस्कशन खत्म होता है। अब मैं आपके सामने बुलाना चाहूंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट को, जो कि साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। बेटा, मेरा नाम है डॉक्टर अनमोल और हम बात करने वाले हैं हमारे बुकलेट के मॉडल पेपर नंबर 3 के डिस्कशन की 7 और 9 यूनिट से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड। उसके पहले आवश्यक सूचनाओं में से एक, एमपीपीएससी टारगेट 2023 के लिए मेंस टेस्ट सीरीज चालू हो रही है 4 जनवरी से। मेंस टेस्ट सीरीज बेटा इसलिए जरूरी होती है ताकि हम 3-4 चीजों पे काम कर सके। एक, अपने उत्तर लेखन शैली या आंसर राइटिंग के कंसेप्ट पे काम कर सके। दूसरा, अपनी स्पीड को बढ़ा सके। तीसरा, अपने टाइम के अंदर अपने आंसर में और क्या निखार ला सके उसको चेक कर सके और एग्जाम के माहौल को फील कर सके। इसके लिए आपके लिए आवश्यक है कि आप अच्छे से एग्जाम के वातावरण में बैठ के कुछ पेपर दे। तो टेस्ट सीरीज मेंस की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपको मेंस में लिखना है और लिखने के लिए टाइम लिमिट में अपने हाथ को सेट करना जरूरी है। दूसरा, आंसर राइटिंग क्लास हो रही है 4 जनवरी से। आंसर राइटिंग क्लास और टेस्ट सीरीज में डिफरेंस सबसे बड़ा ये होता है कि आंसर राइटिंग क्लास में एक मेंटर आपके ऊपर नजर बनाए रखता है, आपकी गलतियां तुरंत रेक्टिफाई करने का कार्यक्रम इसके अंदर बनता है आंसर राइटिंग में। टेस्ट सीरीज में डिस्कशन होता है, वो बाद में होता है, पर इसमें इंटरेक्शन जो होता है आंसर राइटिंग में वो अलग लेवल पे होता है। मेंस पेपर 3 का सेपरेट बैच चालू हो रहा है साइंस एंड टेक के लिए 8 जनवरी से। जैसा कि मैं मजाक में कई बार बोलता हूं कि गलत है भाई, अत्याचार है, लेकिन क्या करें, एमपीपीएससी में पेपर 3 की वेटेज है और पेपर 3 एक ऐसा टॉपिक बन के आया है, मेक और ब्रेक टाइप का टॉपिक बनकर आया है, जो अपने आप में अटका भी सकता है और अपने आप में आर पार नंबर भी ले जा सकता है। तो उसके लिए पेपर 3 की स्पेशल क्लासेस चालू हो रही है। पेपर के पूरे फॉर्मेट को ध्यान में रखकर स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज के साथ, नोट्स के साथ चालू होने वाली है पेपर 3 की क्लासेस साइंस एंड टेक की स्पेशली, ठीक, 8 जनवरी से। तो आप इसके लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, क्यूआर कोड आपके लिए रहा। आप हमारे 24/7 हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इंदौर में हैं तो हर्षदीप आर्केड जो भंवरकुआ चौराहे पर स्थापित है उससे में आके संपर्क कर सकते हैं, या उत्कर्ष भवन, उत्कर्ष टावर, जो उत्कर्ष टावर आपको बोलाराम गेट पे देखने को मिलेगा, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ अपन प्रारंभ करते हैं अपने आज का डिस्कशन, मॉडल पेपर 3 का डिस्कशन। पहला, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। द सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सेटिंग। भैया, सूरज उगते टाइम भी लाल दिखाई देता है और अस्त होते टाइम भी। सनसेट और सनराइज दोनों में लाल दिखाई देता है, क्योंकि सनसेट और सनराइज में सबसे ज्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करता है सूरज की किरणें, और जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है उतना ज्यादा देखने को मिलता है स्कैटरिंग, और स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है ब्लू लाइट की, तो ब्लू हो जाती है डिसअपियर। सबसे कम स्कैटरिंग होती है रेड की, तो रेड कलर का दिखाई देने लगता है। कारण है इसका क्या?
स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सबसे कम प्रकीर्णन या स्कैटरिंग रेड लाइट की होती है, चाहे कितना ही डिस्टेंस ट्रेवल करवा लो। इसीलिए खतरे के निशान को भी लाल रंग का बनाया जाता है, क्योंकि स्कैटरिंग कम होती है उसकी। ठीक, अगला सवाल, किस सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन समान क्वांटम संख्या वाले नहीं हो सकते? हुंड का नियम कहता है कि पेयरिंग तब होगी जब सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑफबाउ कहता है कम एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाना है, और पाउली का अपवर्जन नियम कहता है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बात करता है कि कभी भी चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। कारण सिंपल सा है, आखिरी क्वांटम संख्या जो होती है एस, एस स्टैंड फॉर स्पिन, हिंदी में बोले तो चक्रण क्वांटम संख्या, उसका नाम हमेशा दो अलग अलग आएगा, प्लस हाफ और माइनस हाफ, क्योंकि ये स्पिन डिफाइन करता है। एक सीधे स्पिन में जाएगा तो एक हमेशा उल्टे में जाएगा। आंसर है ए। सूची को सुमेल कीजिए तथा सूची के दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। हमेशा बेटा मैं बोला हूं, फिर बोल रहा हूं, ऐसे ऐसे आंसर कभी मत मिलाना, परेशान हो जाओगे। आंसर मिलाने का तरीका हमेशा यही होता है, ए बी सी डी। ये नंबर दे रखे, ठीक है, आगे 1 2 3 4 है, मिलाते हैं। बर्ड्स का अध्ययन, पैलेंटोलॉजी, ये जीवाश्म या फॉसिल का अध्ययन होता है, हट गया। इकोलॉजी इन्वायरमेंट के अध्ययन को कहते हैं, हट गया। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड, ऑर्निथोलॉजी का नंबर है 3। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस पैलेंटोलॉजी फॉसिल या जीवाश्म है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट है, ऑर्निथोलॉजी हट गया। जेनेटिक्स, भाई जेनेटिक्स है इनहेरिटेंस का अध्ययन। इनहेरिटेंस बोले तो वंशानुगति का अध्ययन क्या है, जेनेटिक्स या अनुवांशिकी है, तो हो गया। इन्वायरमेंट का अध्ययन है इकोलॉजी, नंबर। इकोलॉजी 2 और फॉसिल का अध्ययन है पैलेंटोलॉजी। तो आंसर हो गया 3 4 1 2। इसमें दिक्कत क्या होती है, पेपर में एड्रेनलिन ज्यादा होता है, घबराहट ज्यादा होती है, बाद में क्रम समझ नहीं आता, ये लाइनें मर्ज होने लगती हैं एक दूसरे से दिमाग में। यहां पे सीधा सा है 3 4 2 1, तो ढूंढ लो 3 4 2 1। आंसर हो गया बी फॉर भोपाल। वैसे अगर इतनी मेहनत ना भी करो तो पहले से ही आंसर आ रहा था। अगर आप पहले में ही कंफर्म हो तो आंसर क्लियर हो जाएगा। छोटी आंत में कौन से 3 स्राव भोजन से मिलते हैं? विच 3 सिक्रीशन मीट विथ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? भाई साहब, भोजन मुख गुहा ओरल कैविटी से निकलता है, फेरिंग्स ग्रसनी से होते हुए, ग्रास नली ईसोफेगस, ईसोफेगस से होते हुए स्टमक अमाशय, और अमाशय से होते हुए जाता है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जाता है तो 3 चीजें उसका बेसब्री से इंतजार करती हैं। पहला, अग्नाशय या पैंक्रियास से निकला हुआ पैंक्रियाटिक जूस, जो पैंक्रियाटिक जूस या फिर उसके 3 चीजें इंतजार करती हैं, जिसमें शुरुआत की अगर बात करूं तो सबसे पहले आपके यकृत से या लीवर से निकला हुआ बाइल जूस, और बाइल जूस जो जाके स्टोर हो जाता है आपके गॉल ब्लैडर में, तो गॉल ब्लैडर से पहुंचता है। दूसरा, आपके अग्नाशय या पैंक्रियास से निकला हुआ पैंक्रियाटिक जूस। तीसरा, खुद स्मॉल इंटेस्टाइन से निकला हुआ इंटेस्टाइनल जूस या आंतरिक रस। 3 उसके साथ क्रिया करने के लिए बैठे मिलते हैं। पित्तरस या बाइल जूस हो सकता है। दूसरा, गैस्ट्रिक जूस ना, गैस्ट्रिक जूस तो अमाशय में मिलता है। जठर रस तो कहाँ मिलता है? अमाशय में, तो कट गया। सलाइवा, लार मुख गुहा में मिलती है, ओरल कैविटी में, तो कट गया। अग्नाशय रस, लार और पित्तरस, फिर सलाइवा, फिर मुख गुहा में, कट गया। इंटेस्टाइनल जूस जिसे कहते हैं आंतरी रस या आतरस, बाइल जूस या पित्तरस, अग्नाशय रस और पैंक्रियाटिक जूस, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में इंतजार करती है भोजन का कि खाना आए और हम पचाएं। जिसमें से पैंक्रियाटिक जूस को अगर बात की जाए, पैंक्रियाटिक जूस को, तो उसी के लिए नाम दे दिया जाता है आपका पूर्ण पाचक रस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कह दिया जाता है, क्योंकि सब कुछ पचा लेता है। जल में घुलनशील विटामिन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल? अगर विटामिन की बात करूं तो 2 टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील आते हैं ADEK, और जल में घुलनशील सिर्फ 2 होते हैं, BC। बी जो बी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B11 B12, इतने अपन पढ़ते हैं नॉर्मली। इतने अपन पढ़ते हैं, नियासिन, राइबोफ्लेविन, इससे बढ़ते बढ़ते अपन पूरा आगे तक पहुंच जाते हैं। पायरिडॉक्सिन B5, फिर B5 पेंटोथेनिक एसिड B6,
पायरिडॉक्सिन, उसके बाद B7 बायोटिन, इसको विटामिन पी भी कहते हैं। विटामिन B3 को कहते हैं नियासिन या निकोटिनामाइड या निकोटिनिक एसिड। फिर B12 साइनोकोबालामाइन जिसमें कोबाल्ट होता है, विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो ये सब तो नाम है, आपको देखना पड़ेंगे। लेकिन पूछ रहा है जल में घुलनशील है कि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल, ढूंढ लेते हैं भाई। डी तो फैट सॉल्युबल है, ए फैट सॉल्युबल है, ए के दोनों फैट सॉल्युबल है। आंसर हो गया बी फॉर भोपाल, बी एंड सी। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन 3 चरण का इंजन होता है। क्रायोजेनिक बेसिकली जीएसएलवी में यूज होता है। ये ऊपर तो पेलोड है और जो सबसे ऊपर स्टेज में यूज होता है वो ही होता है क्रायोजेनिक। अति निम्न ताप पर प्रयोग किए जाने वाला इंजन होता है क्रायोजेनिक। हमारे भारत में देखने को मिलता है जीएसएलवी में। क्रायोजेनिक में ईंधन के तौर पे यूज किया जाता है हाइड्रोजन को, वो भी -253 डिग्री सेल्सियस पर। और ऑक्सीडाइजर या ऑक्सीकारक के तौर पे यूज किया जाता है ऑक्सीजन को, वो भी -183 डिग्री सेल्सियस पर। यह अंतरिक्ष में जाने काम में आता है। बोइंग में बिल्कुल नहीं, तीव्र रियल इंजन में संभव ही नहीं है। इन स्पेस शटल, खत्म कहानी। अंतरिक्ष कार्यों से संबंधित काम होता है। सी न्यूक्लियर रिएक्टर, उसमें क्रायोजेनिक इंजन का कोई लेना देना नहीं भाई। इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब का सर्वप्रथम उपयोग किसमें किया गया? वेयर वर द इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब यूज फॉर द फर्स्ट टाइम? इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब का जो पहला प्रयोग देखने को मिला भाई वो रेडियो कम्युनिकेशंस में देखने को मिला। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब बाद तक देखने को मिली हमें बड़ी मात्रा में। बाद में इसका प्रयोग कम होता गया और साइज छोटा होता गया सिस्टम का। अगला FDDI, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस बेटा ये लैन का निर्माण करता है, लोकल एरिया नेटवर्क का। एक छोटे एरिया में 100-120 किलोमीटर के आसपास के एरिया में, माइल्स के एरिया में, शायद माइल्स में है, उसको कवर करने के लिए किया जाता है। कौन सी टोपोलॉजी का प्रयोग करता है? ध्यान से, इसमें कोई सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता, यह रिंग टोपोलॉजी का प्रयोग करता है। रिंग टोपोलॉजी कुछ ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें सेंटर सिस्टम में सेंटर कंप्यूटर ही नहीं होता। ट्री की बात की जाए तो ट्री टोपोलॉजी कुछ ऐसी होती है। शाखाएं निकलती जाती है ट्री में, इन सब की भी निकलती जाएगी। ठीक, अगला सवाल, एडवांस इन रोबोटिक्स का आयोजन कौन करता है? एडवांस इन रोबोटिक्स, एडवांस इन रोबोटिक एक द्विवार्षिक आयोजन है, 2 साल में एक बार होता है और इसको करने वाली संस्था का नाम होता है रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। RSI, रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। CAIR, ये बेंगलुरु में स्थापित है, इसका नाम होता है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। पहले DRDO का हिस्सा थी, फिर इसको अलग कर दिया 1986 में कि तुम्हारा काम ज्यादा है, वो अपना खुद काम करो। इसरो, भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाली संस्था इसरो, और भारत में रक्षा अनुसंधान के लिए समर्पित संस्था DRDO। इसमें से इसरो और DRDO दोनों में कलाम साहब रहे हैं, याद रखेंगे। इंसानी विवेक को मशीनों में स्थानांतरित करने की तकनीक है द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफरिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस टू मशीन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नैनो टेक्नोलॉजी तब कहते हैं जब पार्ट्स का साइज 10⁻⁻9 मीटर रहता है। जो भी चीज बनाई जा रही है उसका साइज 10⁻�9 मीटर रहेगा तो वो नैनो कहलाएगा। रोबोटिक्स का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो रिप्रोग्रामेबल हो, ऑटोनोमस हो, वो रोबोट होता है। और रोबोट में दिमाग डालने की प्रक्रिया कहलाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला सवाल बेटा, यदि आपका सिस्टम स्वतः रिबूट हो रहा है तो संभावना है, शब्द पे गौर करेंगे, बूटिंग। कंप्यूटर सिस्टम के चालू होने पर उसकी पूरी मेमोरी की सूचना प्राथमिक मेमोरी में लाने की प्रक्रिया बूटिंग या स्टार्ट करने की प्रक्रिया बूटिंग। 2 प्रकार की बूटिंग होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का मतलब है कंप्यूटर था ऑफ, ऑफ से हो गया ऑन, आपने ऑफ से ऑन किया तो वो कहला गया कोल्ड बूटिंग। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट करना पड़ा तो गर्म होकर हैंग हो रहा था इसलिए रीस्टार्ट करना पड़ा तो कहलाता है वार्म बूटिंग। जैसे ही बूटिंग होती है 2 चीज चेक की जाती है, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और दूसरा पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट।
अब सवाल क्या है, यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट होता है, इफ योर कंप्यूटर रिबूट ऑटोमेटिकली, क्या हो सकता है? एक ही काम हो सकता है, वायरस हो सकता है। देयर इज नो प्रिंटर, कोई फर्क नहीं पड़ता सिस्टम को, मेमोरी पर्याप्त नहीं है, उसमें बूट नहीं होगा, एरर शो करेगा, वायरस के टाइम पे बूटिंग हो सकती है। निम्नलिखित में से किसने कहा ई प्रशासन का अभिप्राय स्मार्ट गवर्नमेंट है? हु अमंग द फॉलोइंग सेड द ई गवर्नेंस मींस स्मार्ट गवर्नमेंट? भाई साहब, कहने वाले आदमी सभी श्रद्धेय हैं, लेकिन ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, हमारे भारत के सम्मानीय लोगों में से एक अटल बिहारी वाजपेयी, सम्मानीय हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री देवांग मेहता साहब। आप इनको नहीं जानते होंगे, शायद जानते हो तो अच्छी बात, नासकॉम के प्रेसिडेंट रहे हैं ये, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज, उसके प्रेसिडेंट रहे हैं देवांग मेहता जी। लेकिन ये कहने वाले कलाम साहब थे कि स्मार्ट प्रशासन है, सिंपल है, मोरल है, अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्सिव है और ट्रांसपेरेंट है। स्मार्ट प्रशासन है, ई गवर्नेंस है। तो प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहते हैं हाइपरलिंक। बिल्कुल नहीं, हाइपरलिंक की खासियत है, ये एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ते हैं और ये ब्लू कलर में आते हैं अंडरलाइन होके। अटैचमेंट, अगर मैं ईमेल के साथ कोई फाइल भेज रहा हूं, चाहे टेक्स्ट हो चाहे ऑडियो वीडियो, वो अटैचमेंट कहलाता है। अननोन अटैचमेंट नहीं खोलना चाहिए, वायरस हो सकता है। मेल बॉक्स, आंसर है मेल बॉक्स। जो स्टोरेज हो रहा होता है वो मेल बॉक्स होता है, ये अधिकतर कंपनियां फ्री देती है। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर आजकल ईमेल ही फ्री प्रदान करते हैं, ईमेल आईडीज। टीटीएल लॉजिक परिवार का बेसिक गेट होता है। व्हाट इज द बेसिक गेट ऑफ टीटीएल लॉजिक फैमिली? टीटीएल ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर, इसका जो बेसिक लॉजिक गेट होता है दैट इज नैंड गेट। बेटा और एंड और नॉर नैंड, इन सब के जो टेबल्स हैं उस पर एक बार नजर गड़ा लेना, क्योंकि इसके टेबल से क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर टेबल से क्वेश्चन आए तो कभी कभी ये थोड़ा सा परेशान कर जाते हैं कि कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। तो एक बार नजर जरूर गड़ा लेना ताकि आंसर आसानी से बन जाए। ठीक, तो इसी के साथ इसका आंसर हो जाता है नैंड गेट। तो आंसर है क्या? सी। अगला सवाल बेटा ध्यान से, ऑफिसर बैच टारगेट 2024 के लिए प्री प्लस मेंस का बैच अवेलेबल है। 1 ईयर बैच है जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू सबको फोकस करते हैं। 3 ईयर बैच उन बच्चों के लिए जो 12th के बाद से ही अपने एम्बिशन को लेकर क्लियर है, अपने गोल को लेकर क्लियर है और एक अच्छी सॉलिड प्रिपरेशन चाहते हैं 0 लेवल से O लेवल से, उनके लिए। इसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ये रहा QR कोड। आप हमारे 24/7 हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये रहा नंबर। और अगर आप इंदौर में हैं तो आप हर्षदीप आर्केड में संपर्क कर सकते हैं जो भौरकुआ गेट के पास है, भौरकुआ चौराहे पर है। और या फिर आप उत्कर्ष टावर पे संपर्क कर सकते हैं जो भोलाराम गेट के पास है। ठीक, इसी सूचना के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक बेटा, पेपर मॉडल पेपर 3 के डिस्कशन में मेरी तरफ से आज इतना ही। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे अर्थशास्त्र इकोनॉमी के विशेषज्ञ को। सर प्लीज आइए। तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। जैसा कि आप लोग सारे पुराने क्वेश्चन कर पीछे वाले क्वेश्चन कर लिए हैं, सभी लोगों ने करा दिए। मेरे सेक्शंस में इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के सेक्शन में मैं आगे की ओर चलता हूं। बात की जाए, जब इकोनॉमी के पोर्शन की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी के पोर्शन में सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है आपसे, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल फॉर्मेशन, मार्केट साइज, ऑल ऑफ द अबव। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधनों पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार के आकार पर और उपयुक्त सभी। बात की जाए कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन देशों में बहुत बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, फिर भी नेचुरल रिसोर्सेज उपलब्ध होने के बावजूद अन्य भौतिक संसाधनों या अन्य ऐसे संसाधनों की कमी है जिनसे कि इनका उपयोग किया जा सके। बहुत सारे देशों में संसाधन, खनिज संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, सारी चीज़ें उपलब्ध होने के बावजूद पूंजी के अभाव होने के पर आप ठीक ढंग से उनका उपयोग संभव नहीं कर पाते हैं।
इसीलिए बात की गई कि साथ ही साथ में कैपिटल की आवश्यकता, कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट एक अन्य रिक्वायरमेंट है कि केवल कैपिटल रिक्वायरमेंट होने से अगर संसाधन ही ना हो, नेचुरल रिसोर्सेज ही ना हो, तो आप कैसे आगे देश की ओर बढ़ा पाएंगे। बहुत सारी चीज़ों को आपको खरीदना ही पड़ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ में सही हो गई। बाजार का आकार, अगर किसी देश में नेचुरल रिसोर्सेज और कैपिटल हैं और खुद का ही मार्केट है, बड़ा मार्केट है जहां सामान को उत्पादन करके बेच सकते हैं और रिसोर्सेज को जनरेट कर सकते हैं, कैपिटल को जनरेट कर सकते हैं, तो तीसरी बात एक मार्केट साइज, यानी तीनों बात लग रही है कि यहाँ पर सही है। तो ये चौथे ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव, सभी ऑप्शन इसमें से सही हैं, यानी ये ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बात की जाए मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी में मुद्रा की आपूर्ति में कहा गया कि मात्रात्मक मौद्रिक नीति के अंतर्गत क्वांटिटेटिव मौद्रिक नीति की बात की जाए, क्वांटिटेटिव पॉलिसी जब अपनाते हैं तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत जब सिक्योरिटी का सेल एंड परचेज किया जाता है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का सेल एंड परचेज करके, इनके पेपर्स का सेल एंड परचेज करके मार्केट को कंट्रोल करने की बात की जाती है। मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसे कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें बात की गई कि जो सेल आउट किया जाता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का सेल आउट और परचेज करके यहाँ पर मार्केट को कंट्रोल करने की बात की जाती है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन मॉनेटरी पॉलिसी के एक अंक के तहत मात्रात्मक मौद्रिक नीति में सरकारी प्रतिभूतियों के सेल आउट और परचेज के अंतर्गत इसका कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु वाज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द टैक्स रिफॉर्म कमेटीज की बात की गई। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? कर सुधार से संबंधित बहुत सारी समितियां हैं। जब बात की जाए इन ऑप्शंस में प्रणब मुखर्जी, एस जानकी रमन, राजा चलैया और केपी नरसिंघम समिति कर सुधार की जगह पर कहा जाए कि बहुत सारी वित्तीय सुधार और आर्थिक सुधारों से संबंधित 2 बार इनकी समिति, इनकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई और इसी में जब एलपीजी के बाद इनका एक गठन किया गया और एक 1998 में यशवंत सिन्हा ने एक बार इस समिति का गठन किया। राजा चलैया समिति की बात की जाए तो 1991 में कर सुधार के संबंध में राजा चलैया समिति का गठन किया गया और राजा चलैया समिति ने अपनी रिकमेंडेशंस जो दी उसे 1993 और 1994 के बजट में सरकार ने अधिकांश इनकी सिफारिशों को मान लिया और इसे शामिल कर दिया था। अगली बात की जाए तो थोड़ा सा आपके लिए कुछ चीज़ें जो जानना जरूरी है, जानने जरूरी की बात की जाए तो हमारे संस्थान में आपके लिए, जैसा कि आप ये प्री का एग्ज़ाम क्लियर कर लें, इसके बाद आपकी मेंस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया जा रहा है 4 जनवरी से। आइए शामिल हो जाए। जैसे आपने प्री और की बेहतर तैयारी की है वैसे ही उच्च गुणवत्ता के साथ, बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ और विषय विशेषज्ञों के साथ मेंस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। साथ ही आंसर राइटिंग प्रोग्राम यह भी 4 जनवरी से आपके लिए लाया गया है। आप अपने आंसर राइटिंग को, जो आपने किया है अभी तक तैयारी की है, उसको रिवीजन के थ्रू बढ़िया तरीके से पूरी करिए। मेंस पेपर 3 बैच जो सबसे बड़ी एक समस्या के रूप में आ रही है कि पेपर 3 आपका कवर नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी जगह ऐसा लगता है कि पढ़ने के बावजूद भी कवर नहीं हुआ, तो एक एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के थ्रू 8 जनवरी से इसका साइंस एंड टेक का बैच चल रहा है, आकर के पूरा करिए। संस्थान में सेपरेट बैचेस चलाए जा रहे हैं पूरी तरह से मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ। यहाँ एनसीईआरटी बेस्ड फाउंडेशन टू एडवांस तैयारी और अपडेटेड नोट्स के साथ ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं। कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 24/7 है, या हमारे सेंटर पर हर्षदीप आर्केड पे आकर के आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिन्हें भी ऐसा लगता है कि आप बता सकते हैं या फिर QR कोड के माध्यम से आप ऐसी चीज़ें जान सकते हैं। क्वेश्चंस में अगले क्वेश्चंस की बात करें करंट अफेयर सेशन में। करंट अफेयर सेशन जनरली सारे लोगों ने पढ़ा है, सारे लोग कवर कर रहे हैं, गौरव सर कर रहे हैं, अवनीश सर कर रहे हैं। तो इन सेशंस को देखते हुए यहाँ क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ बात करते हैं 59 क्वेश्चन में दिया है, वेयर हैज द कंट्रीज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक। पूछा है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्लिनिक, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कचरा निपटान के लिए पर्यावरण मंत्रालय की बात की जाए, जो एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट के साथ मध्य प्रदेश में एक जगह बात की जाए भोपाल में पहली ई कचरा क्लिनिक निपटाने की बात की गई कि यहाँ पहला एग्रीमेंट किया गया है कि आगे यहाँ पर देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा निपटाने का क्लिनिक खोला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज एन ऑरेंज बेस्ड फूड प्रोसेसिंग यूनिट बीन सेटअप। बैतूल, छिंदवाड़ा, आगरा, आगरमालवा और रीवा मध्य प्रदेश के किस जिले में संतरा आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट
खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित भी यह क्वेश्चन हो सकता है। खाद्य प्रसंस्करण में करंट के टॉपिक से रिलेटेड बात की गई कि जिन जिलों में ज़्यादा से ज़्यादा संतरा प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ कोशिश ऐसा कर सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट एस्टेब्लिश करके, यानी पैकेट बंद सामान करके ऐसा निर्यात कर सकते हैं या बेच सकते हैं बाहर मार्केट में। तो बात की गई कि आगर मालवा की बात की जाए तो आगरा मालवा क्षेत्र में, आगर मालवा में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है संतरे का, और इसी को ध्यान में रख करके आगर मालवा के आसपास के क्षेत्रों में, सुजालपुर, इन सभी क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में संतरे का प्रोडक्शन होता है और इसको निर्यात करने की बात की जा रही। संतरा आधारित फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना की बात की गई है। हु हैज़ प्रेजेंटेड मध्य प्रदेश बजट 2023? पहला यहाँ पर बाल बजट की भी बात की जाए, पहला बाल बजट भी यहाँ प्रस्तुत किया गया और बात की गई कि पूछा गया है शिवराज सिंह चौहान सीएम हैं, इनके द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया। जगदीश देवड़ा हैं जिनके द्वारा मध्य प्रदेश का पहला, अभी ये वित्त मंत्री, अभी प्रेजेंट में तो वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा यह बजट प्रस्तुत किया गया है। गोपाल भार्गव और गौरीशंकर विशेन, इन दोनों लोगों के द्वारा नहीं किया गया। पहला बजट जो है, इस बार का बजट जो है, बजट के संदर्भ में बात की गई कि जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री हैं जो इनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट हैज़ द नेम ऑफ पोषण वाटिका बीन चेंज टू? रानी की कोठी, रानी की बगिया, माँ की बगिया। पोषण वाटिका, ठीक है, बापू की कुटिया। पोषण वाटिका का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रानी की कोठी, रानी की बगिया, माँ की बगिया और बापू की कुटिया। बात की जाए पोषण वाटिका का नाम बदल करके, चूंकि पोषण को बढ़ावा देने का काम माँ के द्वारा ही किया जा रहा है, इसलिए माँ की बगिया के नाम से इसे लॉन्च किया गया है। इसका नाम बदल करके अब माँ की बगिया कर दिया गया है। हु वाज अवॉर्डेड बाय द डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड? बात की जाए वीजी पटेल उद्यमिता के जनक माने जाते हैं भारत में, और एंटरप्रेन्योर और जो ऐसा कुछ नया इनोवेटिव काम करते हैं उनके क्षेत्र में वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड दिया जाता है। ये उद्यमिता के जनक भारत में इनको कहा जाता है, उद्यमिता के जनक। और उद्यमिता के जनक का अवार्ड यानी सत्यजीत मजूमदार को इसका अवार्ड दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट फीमेल IFS ऑफिसर इन पाकिस्तान? मीनाक्षी शर्मा, गीतिका श्रीवास्तव, रीता अग्रवाल एंड अमीषा देवगन। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला IFS की बात की जाए तो गीतिका श्रीवास्तव को पाकिस्तान में पहली महिला, ये फैक्चुअल डाटा टाइप का है, पहली महिला इनको अपॉइंट किया गया है। हु हैज़ बीन चूजन बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया एज द ऑफिशियल पार्टनर फॉर द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सेशन? एयरटेल इंडिया, टाटा पावर, टेक महिंद्रा और SBI लाइफ। तो अभी अगर बात करें तो एडिडास के, आपने देखा होगा एडिडास के लोगों के कपड़ों के साथ वर्ल्ड कप में टीम इंडिया आई थी, इसका लॉन्च किया गया था लोगो। और साथ साथ में इसकी बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय के लिए अभी जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वह SBI लाइफ के साथ साइन हुआ है। तो यहाँ आंसर होगा SBI लाइफ, सही आंसर में SBI लाइफ। क्वेश्चन नंबर 74 SBI लाइफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु अनवेल्ड द ई-बुक टाइटल्ड पीपल्स G20 ऑन G20 चेयरमैनशिप? भारत की G20 अध्यक्षता, जो प्रगति मैदान की बात की गई थी, जहां नई दिल्ली में यानी G20 की अध्यक्षता इस बार भारत को मिली थी, और इसमें पीपल्स G20 नामक पुस्तक का अनावरण किया गया, विकासशील देशों का सम्मेलन, जिसमें एक बुक का पीपल्स G20 का अनावरण किया गया। पूछा गया कि इसमें किसकी बुक थी? इसमें ऑप्शन है अमित शाह साहब, श्री जयशंकर साहब, अनुराग ठाकुर, अपूर्वा चंद्रा। तो अपूर्व चंद्रा की यह बुक थी जिसका अनवेल किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना? अभी 2023 में मध्य प्रदेश में बहुत ही फेमस रही लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना जहां पहले 1000, फिर 1200 रुपए और फिर आगे 1500 रुपए की बात की जा रही है। इसी के आगे इसको बताया गया कि जो लाडली बहनाएं होंगी इनको आगे, और 17 सितंबर की बात की गई, मोदी जी के बर्थडे के दिन मध्य प्रदेश में एक और योजना लॉन्च की गई। इसी को कहा गया कि अब इन लाडली बहनाओं को जिनके पास अब आवास नहीं रह गया है उन्हें आवास प्रदान किया जाएगा। यानी लगभग 4.25 लाख ऐसी महिलाओं को आवास, पक्का अपना खुद का मकान उपलब्ध कराने की बात की गई है। तो मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की प्रारंभ करने की बात की गई है। हु लॉन्च्ड द 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली? राजनाथ सिंह, जयशंकर साहब, जितेंद्र सिंह और अनुराग ठाकुर। नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है?
बात की जा रही है 77 क्वेश्चन नंबर 77 में CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च की बात की जाए, बहुत ही सफल तरीके से 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम को यहाँ पे समापन किया है और अभी अभी 11 सितंबर 2023 की बात की गई, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसके लॉन्च करने वाले पर्सन में थे। अगला क्वेश्चन है वेयर विल द स्टेट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप बी ऑर्गेनाइज। सोचिए, स्ट्रीट चाइल्ड यानी जो गली के बच्चे हैं उनके द्वारा ऐसा आयोजन किया जाए, क्रिकेट विश्व कप का आयोजन चेन्नई में गली क्रिकेट विश्व कप किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगले क्वेश्चन में विच कंट्री इज होस्टिंग एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023। बहुत सारी सेनाओं का संयुक्त अभ्यास, सैन्य अभ्यास से रिलेटेड प्रश्न आपके कई बार बने हैं और इसी में भारत का एक जहाज अभ्यास के लिए गया है मिस्र देश में और मिस्र देश के साथ भारत का एक अभियान गया और ये बहुत देशों के साथ आपस में मिस्र के संयुक्त अभ्यास कराए जाते हैं। द्विवार्षिक यह अभियान है और इस द्विवार्षिक अभ्यास ब्राइट स्टार जो 16 सितंबर 2023 तक काहिरा में आयोजित किया गया। यानी यह देश कहाँ पे है, इजिप्ट या मिस्र की बात की जाए, यहाँ पर आयोजित किए गए। अगले क्वेश्चन की बात की जाए व्हाट हैज़ बीन द नेम ऑफ खेलो इंडिया वोमेंस लीग चेंज्ड टू। खेलो इंडिया की बात की जाए तो 2018 से ये चालू किया गया खेलो इंडिया और इसकी महिला लीग का नाम बदल करके अभी जागृति महिला लीग, अस्मिता महिला लीग, किरण महिला लीग और बेटी महिला लीग, इसका नाम बदल करके अभी अस्मिता महिला लीग अनुराग ठाकुर साहब ने इसका नाम बदल करके, अनुराग ठाकुर जो मंत्री हैं इन्होंने कर दिया है। वेयर द इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबों का सर्वप्रथम उपयोग किसमें किया गया। यूनिट 9 से रिलेटेड क्वेश्चन है पर मैं इसको बता देता हूँ। रेडियो संचार के, रेडियो कम्युनिकेशंस के सेक्टर में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। इनका उपयोग अगर बात की जाए वायरलेस टेलीग्राफी, मोर्स कोड सिग्नल का प्रसारण करने के लिए इनका उपयोग किया गया है और इसमें सिग्नल्स को बढ़ाने के लिए, इनकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। व्हेन वाज द सरस कलेक्शन लॉन्च किया गया सेंट्रल मिनिस्ट्री के द्वारा, रूरल पंचायती राज के द्वारा, केंद्रीय ग्रामीण पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कब द सरस कलेक्शन लॉन्च किया गया। 3 अप्रैल 2018, 4 मई 2020, 8 अगस्त 2019 या 12 सितंबर 2021 की बात की गई है। तो द सरस कलेक्शन की बात की जाए तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में इसे केंद्रीय ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय, केंद्रीय ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा 4 मई 2020 को इसे लॉन्च किया गया है। बात की जाए आपके काम की तो MPPSC मेंस के कुछ बैचेस हैं। मेंस टेस्ट सीरीज जो है वह 4 जनवरी से आपके लिए, आंसर राइटिंग का सेशन 4 जनवरी से, मेंस जो पेपर बार बार मैं बात कर रहा हूँ जिस पेपर में आप थोड़ा सा समस्या महसूस कर रहे हैं उसका एक बैच, सेपरेट बैच 8 जनवरी से सेपरेट बैच चालू हो रहा है। यहाँ सेपरेट बैच इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए बहुत अच्छी फैकल्टीज़ के साथ, एडवांस, बेसिक टू एडवांस NCERT बेस्ड सिलेबस के साथ साथ और अपडेटेड नोट्स के साथ और लेटेस्ट पैटर्न पर आपकी पढ़ाई। कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, हमारे सेंटर पर संपर्क करें या QR के माध्यम से उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करके और आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर लें। तो इस मॉडल पेपर पर यहाँ तक इतना ही। अगले मॉडल पेपर पर मिलते हैं, तब तक के लिए आपको अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।